Good afternoon, everyone. I welcome you all to this virtual CPE meeting on Research in Issues in Litigation, hosted by Bilaspur branch of CIRC of ICI. We have with us today our esteemed dignitaries, CA Vivek Agarwal sir, Vice Chairman, Bilaspur branch of CIRC of ICI, CA Sachin Kumar Jain sir, SICASA Chairman and past Chairman, Bilaspur branch of CIRC of ICI, CA Vivek Goyal sir, who is our session speaker for today, and CA Avinash Singh Tuteja sir, Secretary Bilaspur branch of CIRC of ICI. Sir, we welcome you all and are honored to have your auspicious presence and guidance in this virtual CPA meeting. I would now like to request CA Vivek Agarwal sir, Vice Chairman, Bilaspur branch of CIRC of ICI, to give us the welcome address. Vivek Agarwal sir. धन्यवाद उत्कर्ष जी। मैं सीए विवेक अग्रवाल सबसे पहले आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। साथियों, आज का वेबिनार रिसर्च कमेटी के तत्वाधान में बिलासपुर ब्रांच के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसके लिए मैं रिसर्च कमेटी का आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही मैं स्वागत करता हूं आज के हमारे प्रखर वक्ता सीए वैभव गोयल जी का, जिन्होंने आज के इस वेबिनार में हमारे बीच उपस्थित होकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। साथियों, आज का वेबिनार का विषय जो है वो रिसर्च इन इशू लिटिगेशन है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज के समय में टैक्सेशन के मैटर, अलग अलग टैक्सेशन के मैटर ऑनलाइन और फेसलेस तरीके से किए जा रहे हैं एवं विभिन्न प्रकार के प्रावधानों में लगातार परिवर्तन होते जा रहा है। इन सब के कारण रोज रोज नई नई गाइडलाइंस रोज रोज आती रहती हैं। इन सब के कारण विवाद उत्पन्न होना स्वाभाविक है और विवाद उत्पन्न हो भी रहे हैं। तो अतः आज का जो विषय हमारा वो बहुत ही प्रासंगिक है। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हमारे आज के वक्ता सीए वैभव गोयल जी हम सभी का ज्ञानवर्धन करके एवं शंकाओं का समाधान करेंगे। एक बार मैं पुनः आप सभी का स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। ओवर टू मिसू। Vivek sir, thank you so much. Thank you so much, sir. I would like to invite CA Sachin Kumar Jain sir to give a brief introduction of our session speaker, CA Vaibhav Goyal sir. Over to you, Sachin sir. धन्यवाद उत्कर्ष भाई। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि आज के इस कार्यक्रम के हमारे प्रमुख वक्ता वैभव गोयल जी का मुझे इंट्रोडक्शन देना है। और वैसे वैभव जी बहुत ही यंग और डायनेमिक वक्ता हैं। हमारे पास इस बात की पूरी जानकारी है, सभी इस बात को जानते हैं। फिर भी कुछ कस्टमरी जो चीजें फॉलो करनी है उसके हिसाब से मैं सर का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। सर ने चार्टर्ड अकाउंटेंट अकाउंटेंसी का कोर्स किया है, बीकॉम किया है, डीसा किया है, डीआईआरएम किया है, AIII किया हुआ है। और सर ने बहुत सारे ड्राफ्ट ओपिनियन ड्राफ्ट किए हुए हैं कॉर्पोरेट ऑडिट वगैरह के संबंध में, डायरेक्ट टैक्स के बारे में। सर ने गिरीश आहूजा सर, रवि गुप्ता सर के साथ में काम किया हुआ है। सर ने बहुत सारे टैक्स अथॉरिटीज के सामने, अपीलेट ट्रिब्यूनल के सामने, चैरिटेबल ट्रस्ट और इंडिविजुअल के केसेस को डील किया हुआ है। सर ने बहुत सारे अपील ड्राफ्टिंग सबमिशन के काम किए हुए हैं टैक्स अथॉरिटीज और ट्रिब्यूनल्स के सामने। करेंटली आप टैक्स कंसल्टेंसी ट्रस्ट और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के संबंध में देते हैं। आपने बहुत सारे ट्रस्ट एनजीओस को 12AA ATG के रजिस्ट्रेशन के केसेस करके दिए हुए हैं। आप ट्रांसफर प्राइसिंग और स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांसफर प्राइसिंग दोनों चीजों को देखते हैं। और मैं यही उम्मीद करता हूं कि हमारा आज का सेशन बहुत अच्छा रहेगा और सर के गाइडेंस में हम सभी लोग बहुत सारी चीजों को समझ पाएंगे, देख पाएंगे, सीख पाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। ओवर टू उत्कर्ष। Thank you, Sachin sir. Thank you so much for a wonderful introduction. I think Sachin sir ने बहुत beautifully सारी चीजें वैभव सर की इंट्रोड्यूस कर दी हैं। And अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा वैभव सर से, I would request Vaibhav sir to take over the stage and sir begin this wonderful session of today. Over to you, Vaibhav sir. Thank you, Utkarsh. At the outset, I would like to thank the Research Committee, Bilaspur branch, CA Vivek Agarwal sir, CA Sachin Jain sir, Avinash Tuteja sir, for providing me with this opportunity and forum to interact with the branch members. So, without taking much time, let me share this. Utkarsh, screen दिख रही है ना? Yes sir, it's visible. So, आज हम थोड़ा सा पहले एजेंडा डिस्कस कर लेते हैं। हम क्या क्या बिंदुओं पे आज हम बात करेंगे, ठीक है सर?
हम इनकम टैक्स एक्ट में हम जनरली ये बात करते हैं टैक्सेशन एंड इक्विटी, जो हम नॉर्मल लिटिगेशन में बात करते हैं, दोनों अलग अलग रहते हैं। लेकिन हम ऐसे कुछ चुनिंदा बिंदुओं पे आज डिस्कस करेंगे वेयर द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी और प्रिंसिपल ऑफ आर्बिट्रेरीनेस हैज बीन रेड इनटू द प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। सो वी विल बी डिस्कसिंग समथिंग अबाउट दोस provisions where the doctrine of manifest arbitrariness has been introduced by the honorable courts। फिर हम उसके बाद चर्चा करेंगे जो हमारा नया प्रावधान आया सेक्शन 147 से 151 में जो अमेंड हो गया है। आप भली भांति जानते होंगे विवेक सर कि 147 से 151 इस फाइनेंस एक्ट 2021 से बदल गया है। तो हम उन प्रावधानों में भी उन चुनिंदा बिंदुओं पे भी डिस्कस करेंगे which can be held as arbitrary by the honorable court। अगर अभी तो कोई 148 कैपिटल में कोई नोटिस अभी आए नहीं है नए प्रावधान में, लेकिन अगर जब भी आते हैं तो देयर इज अ fair possibility that on the issues which I am going to discuss today or on other issues there would be going to be litigation। हम उन प्रावधानों का भी डिस्कस करेंगे जो अभी 30 जून 2021 तक पुराने प्रावधान के अंदर सेक्शन 148 के नोटिस दिए गए। आप छत्तीसगढ़ में रहते हैं, आप तो काफी भली भांति जानते होंगे सर। आप छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया जिसमें कहा गया कि ये वैलिड है। मैं उन बिंदुओं पे नजर डालूंगा आज जहां पे ऑनरेबल छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने उन बिंदुओं को छोड़ दिया या विद ड्यू रिस्पेक्ट उन चीजों पे नजर नहीं डाली जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखी कि भाई छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने ये चीजें नहीं देखी, इसलिए हम छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का डिसीजन फॉलो नहीं करते। फिर हम अगली चीज हम देखेंगे जो आजकल बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है, वो है इश्यूज इन फेसलेस असेसमेंट। हम फेसलेस असेसमेंट में जो बिंदु हैं कि वो हम देखेंगे, जैसे सर्विस ऑफ नोटिस कब माना जाएगा नोटिस सर्व हुआ। हम ये देखेंगे क्या राइट ऑफ पर्सनल हियरिंग मैंडेटरी है या सिर्फ एक डिस्क्रिशन है अथॉरिटी के पास, किसी केस में डिनाई भी कर सकते हैं। हम इस मुद्दे पे भी चर्चा करेंगे। एंड वी शैल आल्सो बी डिस्कसिंग अबाउट द ट्रांसफर ऑफ केसेस फ्रॉम फेसलेस regime to central government। Recently in Delhi, certain cases of political parties, to name a few, Congress and Aam Aadmi Party and their affiliated charitable organizations, were transferred from faceless regime to central government without any search or raid or survey being carried out on these entities, nor any evidence available to show that they were covered under section 153C or something like that. So we will be discussing whether this provision of transfer is valid or not. Secondly, we shall also be discussing whether the completion of assessment under section 147 through a faceless regime, as has been done for all assessments pending, whether this is valid or not. Why we would be discussing so, sir? Because the assessments have been framed under section 144 capital B, whereas the reassessment scheme says that the scheme should be under section 151 capital A, and no scheme has yet been notified by the CBDT or the central government under section 151 capital A. So another agenda of the meeting would be issues in faceless appeal scheme. Recently we have heard that the faceless appeal scheme has been brought before the honorable and the honorable Supreme Court. In the honorable Supreme Court, the ASG has iterated that there would be certain amendments in the act as well as in the scheme to make it constitutionally valid. So the broader issue which we will be touching upon today, whether the right of being heard orally is fundamental to any appellate proceeding or whether it is not. Meaning thereby, if an authority does not provide us an opportunity of hearing us orally, though we are allowed to give our submissions in written form, whether oral submission is mandatory to keep the scheme constitutionally valid within the provisions of Article 40 or not. Next issue which we shall be discussing, which we faced very periodic in this faceless regime, that they are not considering our precedents. Why they are not considering our precedents? Because either the SLP has been admitted against that decision or the SLP has been dismissed with reasons or without giving it. So we must be made aware
or we should be aware that what is the presidential value of the decisions when rendered by the Honorable High Court, against which either SLP has been admitted, either SLP has been dismissed, with or without. So we shall be discussing about some controversial cases as well, which will be of very much interest. Now next would be the binding value of the decisions of High Court without formulating SQL. This SQL is normally a term of computer language, which we all know that SQL, but here it means substantial question of law. In computer, if SQL goes wrong, the program doesn't function. Here also, if the Honorable High Court does not frame SQL, something is going to go wrong. Next would be the retrospective application of law, which we shall be discussing about section 40A IEA. Most importantly, that the amendments being brought in the form of explanation. Amendments being brought in the form of explanation, whether they are curative or whether they are clarificatory, to the sense that whether they can be applied to any pending litigation on the day when they are brought in, or whether they are applicable like normal provisions. We shall be understanding the application of law. This would be very important for all of us to know. Why? Because there has been an introduction of one of the most contentious explanation 36(1)(b). Though the Finance Act says that it shall be applicable from assessment year 21-22, but whether this explanation as introduced under the section 36(1)(ba) can be roped in the cases which are pending before various appellate authorities or not, contending that this explanation begins with the word for the removal of doubt and can be applied to those provisions. We shall be discussing about certain decisions of the Honorable Supreme Court decided recently, wherein this issue has been dealt with, not in respect of section 36, but in respect of the principles guiding such matters. Then the most simple part of my discussion today would be dispute resolution mechanism. I was able to trace out three simple mechanisms. Though section 245 MA has not been notified as of yet, that is, the committee has not been framed to the best of my knowledge, but we shall be discussing what are the broad principles and how this section tends to amalgamate certain provisions of Vivad se Vishwas and other provisions. Section 270 AA also is a dispute resolution mechanism, which we shall be seeing it. In section 273 capital A, we all know that this is a mechanism whereby principal CIT can waive or reduce interest or penalty imposable under section 278. Now, the last part of my deliberation would be the recent decision given by the Bombay High Court and the Delhi High Court, wherein the appellant was allowed, appellant meaning the respondent, where the respondent before the ITAT was allowed to raise certain issues or to contest against the adverse finding in the decision of the lower authority without actually filing a cross appeal. All right. So we shall be discussing. This is the broad agenda of the today's meeting. So let's begin. ठीक है उत्कर्ष जी, चल सकते हैं आगे. जैसे आपको मैंने पहले बताया, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, इक्विटी और टैक्सेशन आपस में बहुत ज्यादा स्ट्रेंजर्स, दे आर नॉट टुगेदर, बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा इट इज अ गोल्डन रूल. जब भी कभी भी सुप्रीम कोर्ट किसी फिक्स में हो जाती है, दे अप्लाई दिस गोल्डन रूल. जैसे जब भी अगर कोई कंस्ट्रक्शन इक्विटी प्रोवाइड करती है, अगर कोई फेयरनेस प्रोवाइड करती है, अगर कोई कंस्ट्रक्शन, सो वी शैल गिव वेटेज टू दैट प्रोविजन. तो लिटरल कंस्ट्रक्शंस को हम एक तरफ साइड में रख देंगे और इस इक्विटी वाले प्रोविजंस को हाथ में रखेंगे. आप सोच लेंगे ये हमारे किस काम का, वी आर प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स,
वी आर नॉट एडवोकेट्स। अभी हम इसको जानेंगे जब हम अपने असेसमेंट में या अपील स्टेज पे ट्राइब्यूनल तक जाते हैं, हाउ वी कैन इम्बाइब दिस प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी टू चैलेंज सर्टेन प्रोविजन। हम नीचे से लेके चलते जाएंगे उन प्रोविजंस को। तो हमारे अगर हायर स्टेज पे, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे अगर मैटर जाता है तो दैट वुड बी अ ग्रेट हेल्प टू द एडवोकेट रिप्रेजेंटिंग आवर केस। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा ये वाला केस मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, जिसे यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस ए सनसॉय राव। ये सेक्शन आया था, सेक्शन 44 फॉर एसी और सेक्शन 206C। 206C में सर आपने टीडीएस के प्रोविजंस देखे हो, तो वहाँ एक सब जैसे आज की डेट में हमारे यहाँ है 44AB। 44AB में जैसे नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 28 टू सेक्शन 43C ऐसा लिखा होता है, नॉटविथस्टैंडिंग से शुरू होता है। तो इस केस में उसी समय उसी तरीके से सेक्शन 44AC हुआ था, ठीक है। तो सर उसमें ये कहा गया कि अगर इनकम टैक्स में या अथॉरिटी अगर ये चाहती है कि सिर्फ अगर वो सिविल कंस्ट्रक्शन में है व्यक्ति या कुछ चुनिंदा बिजनेस में, स्पेसिफाइड बिजनेस में है, और वो व्यक्ति अगर 44AC का बेनिफिट लेना चाहता है, देन ही विल नॉट बी अलाउड द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 28 टू सेक्शन 40। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप ये प्रोविजन ला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन आप सिर्फ ये कहो कि अगर व्यक्ति नॉर्मल प्रोविजंस में रहना चाहता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना चाहता है, ऑडिट भी करवाना चाहता है, फिर भी उसे सेक्शन 28 टू 43C का बेनिफिट नहीं मिलेगा। दैट वुड बी अनफेयर। आप प्रोविजन सेक्शन 206C किस लिए लाए थे? आप 206C और सेक्शन 44AC इसलिए लाए थे ताकि कुछ स्पेसिफाइड बिजनेसेस में वो बिजनेसेस टैक्स नेट के ट्रैप से बाहर, तो आप चाहते थे कि जो टैक्स नेट के ट्रैप से बाहर हैं उनको टैक्स नेट में लाया जा सके। जब टैक्स नेट में लाना चाहते थे तो आपने कहा कि जो व्यक्ति अगर टीसीएस कलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो प्रेजेंटेटिव बिजनेस में 5% में टैक्स देंगे, तो सम टैक्स बेस वुड इंक्रीज। बट जो आपका ऑब्जेक्टिव था टैक्स बेस इंक्रीज करने का था, लेकिन अब आप चाहते हैं कि वो सिर्फ उस 5% या प्रेजेंटेटिव बेसिस में देते रहे, उनको सेक्शन 28 से लेकर 43C का कोई बेनिफिट नहीं मिले। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा संभव नहीं, अगर आप ऐसा करेंगे तो दैट वुड बी अनफेयर, आर्बिट्री, ठीक है। तो अगर सिमिलर लॉजिक भी हम अगर 44AD में, मीनिंग देयर बाय अगर कोई व्यक्ति ये चाहे कि वो प्रेजम्पटिव बेसिस में टैक्स ना दे, डिस्पाइट बीइंग हिज टर्नओवर लेस देन 1 crore, he can maintain books of accounts and can take the benefit of the regular provisions of the act। उसको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। उसको ऑडिट कराने की जरूरत कब बनेगी? अगर वो एक बार प्रेजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट ले लिया तो उसको उस सेक्शन 44AD की बाध्यता में बंधे रहना होगा। अगर वो उसकी बाध्यता में बंधे एक बार बेनिफिट लिया तो उसकी जो मर्यादा है उसको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो बेनिफिट नहीं लेता है तो सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन का बेनिफिट लेते हुए हम कह सकते हैं वी विल बी टेकिंग बेनिफिट अंडर द रेगुलर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। और रेगुलर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट ये कहते हैं कि मुझे बेनिफिट मिलना चाहिए, मेरे को बेनिफिट डिनाई नहीं करना चाहिए। अगर आप बेनिफिट डिनाई करते हैं तो आप मेरे लिए आर्बिट्री एक्शन ले रहे हैं, जो कि हमारे संविधान के आर्टिकल 14 में बना है कि दो व्यक्ति जो सिमिलरली प्लेस्ड हैं उनके साथ अलग अलग व्यवहार हमें नहीं करना चाहिए। अगला जो रिसेंट डिसीजन है वो पेप्सिको का है। अगला डिसीजन जो उसमें आईटीएटी ने ये कहा, आईटीएटी के पास अगर आप हमारी अपील जाती है तो हम स्टे ऑफ डिमांड मांग सकते हैं, हम स्टे ऑफ डिमांड कह सकते हैं, लेकिन उसमें एक प्रोविजन होता है कि 365 डेज तक मैक्सिमम स्टे जो अगर मिलेगा और हम 365 डेज तक मिलेगा, उसके बाद अगर होगा तो वो ऑटोमेटिकली वकेट कर दिया जाएगा। तो इसी प्रोविजन को अंडरस्टैंड करते हुए, रीड करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने टू अनइक्वल्स को एक ही ट्रेन में रख दिया और एक साथ एक ही ट्रीटमेंट दीजिए। टू अनइक्वल्स कैसे? एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपीलेट आईटीएटी के सामने, अपीलेट ट्रिब्यूनल के सामने बहुत अच्छे से अपने केस को ट्रीट कर रहा है और जो एडजर्नमेंट नहीं ले रहा है, तो केस इतना बड़ा है कि उसको हियरिंग सुनने में टाइम लग रहा है या रेवेन्यू की तरफ से एडजर्नमेंट ली जा रही है, उसका कोई एरर नहीं। एक एसएससी जो खुद ही एरर है में है, वो खुद एडजर्नमेंट ले रहा है, तो दोनों व्यक्तियों को एक साथ ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता। और अगर आपने ऐसा कोई प्रोविजन डाला जिसमें ऑटोमेटिक वकेशन ऑफ स्टे ऑफ डिमांड हो जाता है बिना उस चीज को देखे हुए कि वेदर असेसी इज एट फॉल्ट और नॉट, तो वो ऑटोमेटिक वकेशन इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, वो भी आर्बिट्री डिस्क्रिमिनेट। तो बात हमें ये क्लियर हो गई। कोई भी, तो हम आर्बिट्री नेचर को भी हम अपने इनकम टैक्स लॉज में रीड कर सकते हैं जहां पे वो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं दो इक्वल्स में या दो अनइक्वल्स को इक्वली ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है सर।
तो ये हमारा ITAT का डिसीजन था पेप्सी कोर्स लिमिट का, सब लोग हम इसे जानते हैं बात। अब हम आते हैं, ये मैंने थोड़ा सा बात बताई, प्रिंसिपल बताए, क्या अगर जब हम बात करते हैं सर्च एंड सीजर की केस, जब हम सर्च एंड सीजर की केस की बात करते हैं तो ब्लॉक पीरियड का असेसमेंट होता है सर। जब ये ब्लॉक पीरियड का असेसमेंट होता है तो जो उसमें क्या, जब मटेरियल मिलते हैं तो क्या सब उस मटेरियल के बेसिस पे ही एडिशन होगी, या कोई भी एडिशन जैसे नॉर्मल स्क्रूटनी असेसमेंट होती है वैसे कोई एडिशन हो सकती है? जरा सोच के देखिए सर, अभी हमने प्रिंसिपल और आर्टिकल 14 में क्या बताया, देयर शुड नॉट बी एनी आर्बिट्रीनेस। ठीक है सर, हमारे यहाँ आर्बिट्री नेचर की कोई जगह नहीं है, चाहे वो रेवेन्यू एक्शन हो, चाहे हमारा नॉर्मल लिटिगेशन हो। नॉर्मल कोर्ट ऑफ लॉ में तो हम आर्बिट्री नेचर की बात करते हैं, लेकिन हम यहाँ इनकम टैक्स में कम बात करते हैं। लेकिन हम अगर देखें तो कई सारे ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के डिसीजन इस आर्बिट्री डिस्क्रिमिनेटरी प्रिंसिपल को देखते हुए ही डिसाइड हुए हैं। इसी सर्च का केस भी अगर हम देखें, इस सर्च में क्या, इंक्रीमेंटिंग मटेरियल के बेसिस पे ही अगर कोई केस अनअबेटेड है, अनअबेटेड मतलब कंप्लीटेड असेसमेंट है, तो कंप्लीटेड असेसमेंट्स के में एडिशंस ओनली ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल होना चाहिए। ये हमें पता है, काबुल चावला में लिखा है सर, ये काबुल चावला में लिखा है कि कोई भी एडिशन कंप्लीटेड असेसमेंट्स के केसेस में इंक्रीमेंटिंग मटेरियल होना चाहिए। अगर हम सेक्शन 153 कैपिटल ए पढ़ते हैं या 153 कैपिटल सी पढ़ते हैं तो सर वहां कहीं नहीं लिखा हुआ ऐसा कि सिर्फ इंक्रीमेंटिंग मटेरियल पे होना चाहिए। मैंने 2 या 3 बार पढ़ा होगा सर, और आपने तो कई बार पढ़ा होगा सर, तो उसमें कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि अगर जो ब्लॉक पीरियड में है, जो अनअबेटेड है, जो अबेट हो गए सर वो तो नॉर्मल स्क्रूटनी की तरह हो सकते हैं, जो अबेट हो गए वो नॉर्मल स्क्रूटनी की तरह हो सकते हैं, क्योंकि सर वो तो वहाँ 143 में प्रोसीडिंग चल रही थी या 147 प्रोसीडिंग चल ही रही थी, तो वहाँ और अगर कोई मटेरियल मिलता है उनकी बेसिस पे एडिशन हो सकती है, प्लस इंक्रीमेंटिंग मटेरियल की बेसिस पे एडिशन हो सकती है। लेकिन जहाँ जो अबेट हुए नहीं, जो अनअबेटेड है, उनके केसेस में एडिशन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीमेंटिंग मटेरियल होनी चाहिए। ऐसा ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इसीलिए कहा क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो एक असेसिंग ऑफिसर के पास आर्बिट्री नेचर की पावर आ जाएगी एंड ही वुड बी एक्सरसाइजिंग हिज पावर आर्बिट्री। तो कोई सेफगार्ड अगर एक्ट में प्रोवाइडेड नहीं है टू प्रोटेक्ट द आर्बिट्री नेचर, तो कोर्ट ने एक अपने आप से ही सुनो मोटो एक प्रिंसिपल डिड्यूस किया, जिसे हमने कहा एडिशन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीमेंट। दो इसके अगेंस्ट एसएलपी और काबुल चावला के अगेंस्ट तो डिसमिस हो चुकी है, लेकिन रिलेटेड मैटर्स में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी एडमिट कर दिया। हम अपने लेटर पार्ट ऑफ द डिस्कशन में डिस्कस करेंगे क्या एडमिशन ऑफ एन एसएलपी की वजह से इस जजमेंट की बाइंडिंग वैल्यू कम हो जाती है क्या। जब हम अपने 153 ए के मैटर्स में जाएंगे, 153 सी के मैटर्स में आप जाएंगे, तो क्या आप काबुल चावला का बेनिफिट आपको असेसिंग ऑफिसर को देना चाहिए या नहीं? We will see in the later part of our discussion where we will be discussing about SLP and its evidence. अब हम आर्बिट्री नेचर को सेक्शन 148 के प्रावधानों में देखने का प्रयास करते हैं। सेक्शन 148 किस तरह से आर्बिट्री नेचर को, उसमें कैसे इनबिल्ट था एक मैकेनिज्म जिससे आर्बिट्री नेचर को रोका जा सके। सेक्शन 148 में पहले सर वर्ड्स इस्तेमाल होते थे रीजंस टू बिलीव, और एक सर सैंक्शन हुआ करता था 151। सैंक्शन तो आज भी है सर, ये रीजंस टू बिलीव वर्ड हमारे 148 से चला सर। ये रीजंस टू बिलीव क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस से लिया हुआ वर्ड है सर। क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में मजिस्ट्रेट के पास ये कहा जाता था कि अगर कोई व्यक्ति बयान देने आ रहा है तो आपको रीजन टू बिलीव होना चाहिए कि वो प्रॉपरली स्वच्छ, मतलब बिल्कुल ही निष्पक्ष होकर जवाब दे रहा है, उसे किसी को डर, भय, प्रॉमिस या लालच, कोई थ्रेट, कोई ऐसी चीज तो नहीं है। रीजन टू बिलीव वहां क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस से उठाया हुआ है। तो ये एक ऑब्लिगेशन क्रिएट करता था हमारे असेसिंग ऑफिसर्स के ऊपर, ताकि वो आर्बिट्री अपना कोई भी एक्शन 147 का बैक असेसमेंट का या रीअसेसमेंट का ना ले। ये हमको कैसे पता चला सर? यही चेंज ऑफ ओपिनियन की जब बात आई, जब डिस्टिंग्विश करा गया कि रीजन टू बिलीव वर्सेस चेंज ऑफ ओपिनियन, रीजन टू बिलीव वर्सेस चेंज ऑफ ओपिनियन, उन्होंने आर्बिट्री कहा कि अगर चेंज ऑफ ओपिनियन अगर हम ले आएंगे तो आर्बिट्री पावर्स दे देगा असेसिंग ऑफिसर्स को, और सर आर्बिट्री पावर्स नहीं दी जा सकती हमारे संविधान की
ढांचे के अंतर्गत एवरीबडी हैज टू एक्सरसाइज हिज पावर्स, ये सब हम जानते हैं सर। ये कैलविनेटर्स ऑफ इंडिया केस में ये तय हुआ सर कि भाई अगर चेंज ऑफ ओपिनियन से बचना है तो उसको कहना पड़ेगा आर्बिट्री है, नहीं तो सब दिक्कत है। सिमिलर सेफगार्ड 148 में जो इनबिल्ट सेफगार्ड है सर वो था कि हमारा असेसमेंट एक बार 143(3) में हो गया सर, हमने सारे फैक्ट्स डिस्क्लोज कर रखे थे सर, हमने सारे फैक्ट्स डिस्क्लोज कर रखे थे, फिर भी अब आप 147 ले आए हो 4 साल बाद, क्यों ले आए हो सर आप 4 साल बाद? तो उसमें कहना होगा रीजन टू बिलीव तो रिक्वायर्ड था ही था, लेकिन देयर मस्ट बी फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ एसएससी टू ट्रूली एंड फुल्ली डिस्क्लोज ऑल मटेरियल फैक्ट्स। फिर हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एनडीटीवी के केस में और उससे पहले कलकत्ता डिस्काउंट कंपनी के केस में ये कहा कि लायबिलिटी या ऑब्लिगेशन की कहां तक है, सिर्फ प्राइमरी फैक्ट्स को डिस्क्लोज करने की है और सेकेंडरी फैक्ट्स को डिस्क्लोज करने की कोई बाध्यता नहीं है। सेकेंडरी फैक्ट्स कैसे हो सकते हैं सर? जो उन प्राइमरी फैक्ट से इंफरेंसेस ड्रॉ करे जा रहे हैं, उस प्राइमरी फैक्ट से कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ करे जा रहे हैं, वो सेकेंडरी फैक्ट्स को डिस्क्लोज करने की कोई बाध्यता एसएससी की नहीं है। अगर उसने जो प्राइमरी फैक्ट्स थे वो सब आपके सामने डिस्क्लोज करे हैं तो वो आप उसका रीअसेसमेंट आफ्टर 4 इयर्स नहीं कर सकते। ठीक बात है सर। सर हम ये डिस्कस क्यों कर रहे हैं सर? सर हम ये पुराने केसेस इसलिए डिस्कस कर रहे हैं, एक तो आपको भी 148 के जो नोटिस आए हैं इनके बेसिस पे तो आप उनको भी एक काउंटर कर सकते हैं, साथ ही जो 148 के न्यू प्रोविजन आए हैं उसमें जो आर्बिट्री नेचर है हम उसको एक बार देख पाएंगे। अब हम जान पाए हैं कोर्ट्स ने 147 के प्रोविजंस को, बैक असेसमेंट के प्रोविजंस को वैलिड क्यों ठहराया? क्यों? क्योंकि वहां पे एक इनबिल्ट सेफगार्ड था, रीजंस टू बिलीव का ट्रू एंड फुल डिस्क्लोजर। ऐसी उन्होंने कहा कि ऑडिट ऑब्जेक्शन है तो क्या ऑडिट ऑब्जेक्शन के बेसिस पे भी क्या हम बैक असेसमेंट कर सकते हैं? तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट्स ने कई सारे डिसीजंस में ऐसा कहा कि इट इज अ चेंज ऑफ ओपिनियन, सो चेंज ऑफ ओपिनियन इज आर्बिट्री, सो उसके बेसिस पे कोई भी बैक असेसमेंट नहीं। अब हम देखते हैं नए प्रोविजन। अब हम नए प्रोविजंस देखते हैं। नए प्रोविजंस में क्या हुआ? रीजंस टू बिलीव की बजाय अब इंफॉर्मेशन वर्ड आ गया। नाउ वी हैव द वर्ड इंफॉर्मेशन फ्लैग्ड इन अकॉर्डेंस विद द रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी फॉर्मुलेटेड बाय द बोर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम और फाइनल ऑब्जेक्शंस बाय द सीएजी। तो अभी हमने क्या ऊपर देखा सर? हमने ऊपर ये देखा कि सीएजी की वजह से अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है तो वो तो वैसे ही आर्बिट्री है, और ये इन्फॉर्मेशन अगर रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी में फ्लैग हो गई तो हमें रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी तो पता ही नहीं सर क्या है। जो असेसमेंट 143(2) में होना था, अगर वो किसी कन्वर्स असेसिंग ऑफिसर या डिपार्टमेंट 143(2) नहीं कर पाया तो क्या उसको वो 147 में कर सकता है? अब आप कहोगे कर सकता है सर। जुआरी स्टेट सुप्रीम कोर्ट की बात करोगे, आप राजेश जवेरी सुप्रीम कोर्ट की बात करोगे, हाँ बात बिल्कुल ठीक है, कर तो सकता है, बट देयर मस्ट बी अ रीजन टू बिलीव। अब आप रीजन टू बिलीव की बात खत्म कर देते हो, अब आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन की बात करते हो। क्या अब इन्फॉर्मेशन का मतलब पहले था वेरिफिकेशन के लिए 148 147 नहीं किया जा सकता, क्या अब वेरिफिकेशन के लिए किया जा सकता है? और कितने हद तक? दो आप कहोगे सर अब हमारे पास 148 का मशीन की प्रोविजन है, 148 कैपिटल ए का मशीन की प्रोविजन उस आर्बिट्री नेचर को कम कर देता है। हम एकदम थोड़ी अज्यूम कर ले रहे हैं 148 या 147 में ज्यूरिडिक्शन, हम पहले उसको नोटिस दे रहे हैं, हम अज्यूम करने वाले हैं, आप समझा दो हम समझ जाएंगे, हम नहीं करेंगे फिर अज्यूम। So it would be upon the courts to decide how they interpret this provision section 148 capital A. How does it mitigate the arbitrary nature in these two instances? क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी तो सर आपको पता है कॉन्फिडेंशियल है। मैंने एक आरटीआई लगाई थी सर, उस आरटीआई में आपको अगर ध्यान से देखेंगे तो मैं देखते हैं, देखिए उस आरटीआई के जवाब में उन्होंने क्या सवाल था सर कि ये पैरामीटर्स एंड फंक्शंस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी आप हमें बता। उन्होंने कहा ये इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल इन नेचर है, हम आपको नहीं बता सकते। ठीक है जी। फिर उन्होंने कहा कि रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, हमने पूछा कि लास्ट कब अपडेट हुई, इन्फॉर्मेशन इज कॉन्फिडेंशियल, इट कैन नॉट बी प्रोवाइडेड। हमने पूछा कितने केसेस कंप्लीट हो चुके हैं असेसमेंट में, केसेस असेसमेंट में, हमें डाटा अवेलेबल नहीं है। कितने केसेस में वेरिएशन प्रीजुडिशियल टू एसएससी करा गया, डाटा अवेलेबल नहीं है। अगर आप ये सोचिए आप
जो प्रोविजन लाए थे 144 कैपिटल बी का या फेस असेसमेंट स्कीम लाए थे, इसलिए लाए थे सर, ट्रांसपेरेंसी के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए, है ना। मैंने कोई नाम थोड़ी पूछे सर, मैंने तो डाटा ही पूछा था कितने नंबर ऑफ केसेस कर लिए, कितने नहीं करे, कोई डाटा नहीं है इनके पास। दैट मींस ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी अभी भी लैकिंग है, या मुझे देना नहीं चाहते हम। अब आज का आपने नोटिस भी किया होगा, आपने ये भी नोटिस किया होगा कि मेजर डिसीजन जो हाई कोर्ट में जा रहे हैं वो एससीएन ना इशू करने की वजह से, ठीक है, ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर ना इशू करने की वजह से, या टाइम लिमिट बहुत कम प्रोवाइड करने की वजह से। तो हमने पूछा कि ऐसे कितने केसेस हैं जिसमें वेरिएशन तो आपने करी लेकिन आपने ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर नहीं इशू किया। तो वो कहते डाटा इज नॉट रिलीवेबल, दैट मींस कि वो हमें बताना नहीं चाहते। जब आप किसी चीज को ऐसे ओब्लिकली रखते हैं तो आपकी आर्बिट्री नेचर को कैसे कैसे नहीं माना जाए सर ये रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी आर्बिट्रीली वर्क नहीं करेगी, कैसे ये रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी बिल्कुल फेयरली काम करेगी, कैसे ये बिल्कुल प्रॉपरली हमें। बट अब सर हम ये जो एक्सप्लेनेशन ऐड हुई है सर, अभी जब हम ऊपर काबुल चावला की बात कर रहे थे सर, हमने काबुल चावला में बात किया कि एडिशन जो होगी सिर्फ इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल के बेसिस पे। क्यों कहा हमने सर? क्योंकि अगर वो आर्बिट्री नेचर को एक्सक्लूड करता है। अब जो एक्सप्लेनेशन नए 147 में ऐड कर दी गई है सर, उसमें क्या लिखा हुआ है? असेसिंग ऑफिसर में assess or reassess income in respect of any issue which has escaped assessment and such issue comes to his knowledge subsequently in the course of proceeding under this section. सर अगर हम सर्च के केसेस तो अब बिना 148A के 148A का कंप्लायंस होगा ही नहीं सर उनमें, तो सर सर्च के केसेस हैं और सर्च के केसेस के लिए वो डीम्ड इंफॉर्मेशन मानी जाएगी और सर डीम्ड इंफॉर्मेशन डायरेक्टली जुडिक्शन प्रोवाइड करती है असेसिंग ऑफिसर को। हमारे 3 साल की केसेस अगर 50 लाख की एसेट है तो वो 10 साल की केसेस जो हम 153 कैपिटल ए 153 कैपिटल सी में जो वो रिलेवेंट असेसमेंट ईयर्स हुआ करते थे सर, वही 10 साल वाली कहानी है वहां पे भी। तो क्या ये काबुल चावला का केस यहाँ फॉलो नहीं होगा सर? वहां इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल की बात थी सर, एक सेटल्ड ज्यूरिस्प्रूडेंस की तरफ हम बढ़ रहे थे। क्या ये 147 में ये एक्सप्लेनेशन ऐड हुई थी, क्या इसको अनसेटल कर दिया सर? सर एक इशू तो यही है सर, सबसे बड़ा इशू, क्या काबुल चावला जैसे डिसीजंस जो ऑनरेबल हाई कोर्ट्स ने दे रखे थे और जो फॉलो भी किए जा रहे थे, क्या अब वो अनसेटल्ड हो गए? अब असेसिंग ऑफिसर्स को अनब्रिंडल्ड अनकंट्रोल्ड पावर मिल गई है वापस कि अगर उसने उसका मन करेगा वो 3 साल तो खुलेंगे ही खुलेंगे, उन 3 सालों में जो मन चाहे वो एडिशन कर सकता है, जो मन चाहे वहां की रोविंग इंक्वायरी कर सकता है, जो मन चाहे वो वेरिफिकेशन कर सकता है। द आंसर इन माय हम्बल ओपिनियन इज नो। अगर कोई इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल मिला है तभी वो उन सालों को खोल सकता है, तो ही वो उन सालों को एसेस कर सकता है। अगर कोई मटेरियल नहीं मिला है तो ही वुड बी अंडर द ऑब्लिगेशन टू मेयरली रीट्रेड द ऑलरेडी कंक्लूडेड। ठीक है सर। अब एक और इशू भी आता है, ये रेनबैक्सी वाला। सर ये रेनबैक्सी वाला क्या इशू है सर? रेनबैक्सी वाला ये इशू ये है कि सर पहले वाले जो 147 में वर्ड था एंड आल्सो वर्ड करके यूज था सर, एंड आल्सो। तो इसमें क्या होता था सर कि अगर जिस बेसिस पे रीजंस टू बिलीव रिकॉर्ड हुए हैं उन्हीं बेसिस पे अगर एडिशन होती है तभी अदर इशू पे एडिशन पॉसिबल है। ठीक है सर, लेकिन अगर रीजंस में कोई एडिशन नहीं हुई, जिस बेसिस पे रीजंस रिकॉर्ड हुए हैं उन बेसिस पे एडिशन नहीं हुई, अदर इशू पे एडिशन नहीं पॉसिबल है सर। ऐसा कई कोर्ट्स ने माना है क्योंकि क्यों वर्ड इस्तेमाल था एंड आल्सो। कई कोर्ट्स ने कहा नहीं सर ये एंड आल्सो ऐसा करेंगे तो हम जो एक्सप्लेनेशन 3 थी सर ओल्ड लॉ में, उस एक्सप्लेनेशन 3 का मतलब खत्म हो गया। सर रेनबैक्सी ने हमारी बात को माना सर कि अगर रीजन जिसके बेसिस पे 147 की जुरिडिक्शन हुई थी, अजम्पशन ऑफ जुरिडिक्शन हुई थी, सिंस वो स्टैंड हो गई सेटिस्फाइड, वो स्टैंड सेटिस्फाइड हो गई। क्यों सेटिस्फाइड हो गई? क्योंकि वो उस बेसिस पे आपने एडिशन करी ही नहीं। जब वो एडिशन करी ही नहीं आपने तो वो उस अगर कोई और इशू आपको मिलता भी है तो आपको फ्रेश अजम्पशन ऑफ जुरिडिक्शन करना होगा, फ्रेश 148 देना पड़ेगा, उसके बिना आप एडिशन नहीं कर सकते।
क्योंकि आपकी जो अजम्पशन ऑफ जुरिडिक्शन का बेसिस है वही फॉल कर गया सर। जब वो फॉल कर गया तो बाकी का अगर आप कोई भी स्ट्रक्चर खड़ा कर लो वो सब गिरना ही गिरना है। लेकिन ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के इस जकोटिया प्लास्टिक्स के केस में इस रैनबैक्सी को रिकंसिडर करने के लिए भेजा गया। हाउएवर नो स्टे हैज बीन गिवन अगेंस्ट रैनबैक्सी, तो अभी भी रैनबैक्सी ही फॉलो किया जाना चाहिए। दो डिफरेंट हाई कोर्ट्स के डिफरेंट व्यूज अभी भी हैं। वो कहते हैं कि एडिशन पॉसिबल है, ओनली रिक्वायरमेंट इज कि जिस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे रीजंस रिकॉर्ड हुए वो इंफॉर्मेशन करेक्ट थी, वो इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट नहीं होनी चाहिए। एडिशन हो या ना हो वो जरूरत नहीं है। प्रीमा फेसी वो व्यू पॉसिबल था कि नहीं था एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग, वो प्रीमा फेसी व्यू पॉसिबल था, अजम्पशन वैलिड थी, तो अदर इश्यूज पे एडिशन हो सकती है। वो कहते हैं ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ केसेस जहां पे अजम्पशन ही टोटली इलीगली इनवैलिड है या वर्ड है, ओनली वहां ही अदर इश्यूज पे एडिशन नहीं पॉसिबल। सो अब देखते हैं आगे चल के इन केसेस का क्या होता है, बट एज ऑफ नाउ अदर इश्यूज पे एडिशन नहीं हो सकती। अब ये जो एक्सप्लेनेशन है सर, इस एक्सप्लेनेशन की वजह से अब क्या होगा? इस एक्सप्लेनेशन की वजह से सर ये होगा कि अब असेसिंग ऑफिसर चाहे 148 ए के लिए नोटिस किया था उसके बेसिस पे एडिशन ना करे, फिर भी वो अदर इश्यूज के बेसिस पे एडिशन कर सकता है। फिर से आपने आर्बिट्रेरी नेचर दे दिया। 148 ए उसने किसी एक पर्टिकुलर इशू के लिए दिया था, उस पर्टिकुलर इशू पे वो असेसी उस इंक्वायरी पीरियड में जवाब नहीं दे पाया। कोई बात नहीं सर, आपने अजम्पशन कर लिया जुरिडिक्शन, जब आपने जुरिडिक्शन अज्यूम कर ली फिर उसने डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करे, आप सेटिस्फाई हो गए हाँ जी कोई एडिशन नहीं बनती है, लेकिन आपको उस सेटिस्फैक्शन के बाद ऐसा लगता है हाँ जी कुछ और इंक्वायरी भी करी थी आपने, रैंडम इंक्वायरी जो 142 में जो 30 पॉइंट 40 पॉइंट देने की आदत है वही दिया आपने 30 पॉइंट 40 पॉइंट, उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स मिल गए जिसकी वजह से आपने 148 ए का प्रोसीडिंग नहीं करी थी, 148 कैपिटल ए का नोटिस मिल गया, तो क्या होगा सर आप उस बेसिस पे एडिशन करने के लिए आप करेंगे, अब एक्सप्लेनेशन में फिर से लिटिगेशन बढ़ेंगे सर। लेकिन अगर आप ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात करेंगे, ज्यूरिस्प्रूडेंस ये कहता है कि आपका जो अजम्पशन ऑफ जुरिडिक्शन है वो ही खोखला है सर, जब अजम्पशन ही खोखला है तो आप बाकी एडिशन नहीं कर सकते, आपको फ्रेश 148 कैपिटल ए में नोटिस देना चाहिए, फ्रेश अजम्पशन ऑफ जुरिडिक्शन करना चाहिए, और इन्फॉर्मेशन आपके पास आ गई है, वेल एंड गुड। आप 148 ए का प्रोसीजर का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते क्योंकि सर टाइम लिमिट खत्म हो जाता है, आपको एडिशन करने की जल्दी है, रूल ऑफ लॉ फॉलो करने की वो नहीं है, यही प्रॉब्लम है सर। सर आप ये महसूस करेंगे कि असेसिंग ऑफिसर्स और ये जितने भी केसेस हैं ये लिटिगेशन में क्यों बढ़ते हैं सर? सर हमें रूल ऑफ लॉ फॉलो करने की आदत है। अगर असेसिंग ऑफिसर रूल ऑफ लॉ फॉलो करे, हम तो रूल ऑफ लॉ फॉलो करने का प्रयास करते ही हैं, एडवोकेट्स ये रूल ऑफ लॉ फॉलो करने का प्रयास करते ही हैं, लेकिन अगर असेसिंग ऑफिसर भी रूल ऑफ लॉ फॉलो करे तो बहुत सारे लिटिगेशन फ्रॉडुलेंट लिटिगेशन जो गवर्नमेंट के पार्ट से हो रहे हैं वो कम हो जाएंगे, और वो कम हो जाएंगे तो एक सेंस ऑफ वो कॉन्फिडेंस पब्लिक में जाएगा और थिंग्स विल इम्प्रूव। बट अब जो हम डिस्कस करते हैं सर नेक्स्ट इशू पे चलते हैं सर। 148 के जो पुराने नोटिस 30 जून 2021 तक आए सर, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा सर ये वैलिड है, मैं उस पर नीचे डिस्कस भी करूंगा छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शायद क्या चीज मिस कर दी सर, या पहले हम दिल्ली हाईकोर्ट की बात करते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट का प्रीमा फेसी व्यू क्या है? दिल्ली हाईकोर्ट में भी हियरिंग चल रही है सर, अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया है एज ऑन डेट। तो दिल्ली हाईकोर्ट में क्या कहा गया सर? सर दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने ये कहा कि द इम्पग्न नोटिफिकेशन, सर वो नोटिफिकेशन जिसके अंतर्गत ये डेट एक्सटेंड करी गई 31 मार्च से 30 जून, पहले 30 अप्रैल करी गई फिर 30 जून कर दी गई, तो इट इज कॉन्ट्ररी टू द प्रिंसिपल्स ऑफ स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन। क्यों? क्योंकि सर जो 147 से लेके 151 कैपिटल ए के प्रोविजंस थे वो 31 मार्च 2021 को मटेरियली ऑल्टर कर दिए गए। क्या कर दिए गए? मटेरियली ऑल्टर कर दिए, रिपील कर दिए गए, और फिर उसके न्यू इनेक्टमेंट आ गया। तो जो अगर आपको नोटिस देना था तो आप नए प्रोविजन में ही दे सकते थे, पुराने सालों के लिए अगर नोटिस देना था तो आप नए प्रोविजन के अंतर्गत ही दे सकते थे। ऑलराइट सर, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रीमा फेसी व्यू था दिल्ली हाई कोर्ट का। दूसरा उनका व्यू ये था कि ये जो
नोटिफिकेशन है सर, ये नोटिफिकेशन एक डेलीगेटेड लेजिस्लेशन सर, सिंस नोटिफिकेशन इज अ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन सर, ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन ये है, उसको कोई लेजिस्लेटिव पावर नहीं दी जा सकती, वो सिर्फ उसको जो मैटर्स डिफाइंड हैं, जो पावर्स डिफाइंड हैं, जो इश्यूज डिफाइंड हैं, जो उसी के अंतर्गत रहते हुए वो काम करना है। और सर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन अपने प्रिंसिपल लॉ के अगेंस्ट नहीं जा सकती। प्रिंसिपल लॉ ये कहता है कि प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 147 से लेके 151 कैपिटल ए 1 अप्रैल 2021 से फोर्स में आ जाने चाहिए। तो सिर्फ एक नोटिफिकेशन जो कि टैक्सेशन अमेंडमेंट लॉ 2020 से अपना पावर ड्राइव करता है, क्या उसके बेसिस से वो उसको ओवरराइड कर सकता है? तो प्रीमा फेसी व्यू यही था, यही है दिल्ली हाई कोर्ट का कि वो ओवरराइड नहीं कर सकता। सर अब एक ये बात, तो पावर तो सर डेट नोटिफाई करने की उस इनेबलिंग एक्ट में दी हुई है, जो हम टैक्सेशन इनेबलिंग एक्ट कहते हैं सर, टैक्सेशन अमेंडमेंट लॉ 2020, ठीक है सर। तो क्या वो वॉयलेटिव है सर आर्टिकल 14 की? अगर हम कृष्ण गोपाल तिवारी का जो रिसेंट डिसीजन है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, वो अगर हम सुनते हैं तो उसके हिसाब से अगर कभी भी अमेंडिंग एक्ट, अगर ऐसी कोई पावर दी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एग्जीक्यूटिव को, सीबीडीटी को, कि भाई आप अपने हिसाब से कोई डेट डिसाइड करें, देर इज, हम कोई डिसाइड नहीं करना, सिचुएशन को देखना, परखना, और जो भी आपको डेट लगे आप वो डिसाइड कर लेना। क्या वो आर्टिकल 14 का वॉयलेटिव की जा सकती है? नहीं की जा सकती, क्योंकि सर लेजिस्लेचर ने कोई अपना लेजिस्लेटिव फंक्शन एब्डिकेट थोड़ी कर दिया, लेजिस्लेटिव फंक्शन तोड़ के दिया आपको, आपको लेजिस्लेटिव फंक्शन नहीं दिया, आपको सिर्फ एक कट ऑफ डेट तय करने की बात करी गई है, वो आप दे सकते, ठीक है सर। तो क्या इसका मतलब सर जो इनेबलिंग एक्ट, टैक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020 की बात अगर हम करें तो वो पावर सीबीडीटी के पास जो है वो वैलिड है? वो वैलिड है, लेकिन वो जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन ऐड कर दी, उन्होंने जो एक्सप्लेनेशन ऐड कर दी, जो 148 के केसेस पुराने लॉ में खुलेंगे, हमारा इशू उससे है, वो एक्सप्लेनेशन कैन नॉट बी एडेड बाय एग्जीक्यूटिव, वो लेजिस्लेचर का काम था। वही बात ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट, ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट क्या कहते हैं, उन्होंने कहा कि जब नया एक्ट सब्स्टिट्यूट होता है तो पुराना एक्ट, पुराना प्रोविजन रिपील हो जाता है और फ्रेश इनेक्टमेंट आता है। तो पुराना अगर रिपील हो गया तो उसमें अगर कोई भी आप पेंडिंग एक्शन तो कंटिन्यू रहेंगे, लेकिन कोई फ्रेश एक्शन आप उस ओल्ड लॉ में नहीं ले सकते। नंबर 1, ये तो सर हमको सबको पता ही है सर। तो वही बात इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिट्रेट करी और उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का कोर्ट किया कि भाई ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। फिर सर उन्होंने क्या बात कही, उन्होंने कहा कि जो डेलीगेशन है, जो डेलीगेटी है, जो मैं आपसे बात कर रहा था, he has to work within the four corners of the principal legislation and not to overreach it। इनेबलिंग एक्ट में से आपको सिर्फ डेट बढ़ाने की पावर दी गई थी, और अगर इनेबलिंग एक्ट में ये पावर है आपके पास या आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो, तो आपको प्रिंसिपल एक्ट का भी तो ध्यान रखना है। प्रिंसिपल एक्ट में ये सिचुएशन यहाँ चेंज हो गई, तो आपको उन सिचुएशंस का भी ध्यान रखना है जो आपने नोटिफिकेशन इशू करते समय, जिससे आपने 30 अप्रैल को और फिर 30 जून तक आपने डेट बढ़ाई, उसमें ध्यान नहीं दिया। क्योंकि आप जो इनेबलिंग एक्ट का प्रोविजन का इस्तेमाल करेंगे तो आप जो प्रिंसिपल एक्ट है उसको आप एनफोर्स होने से रोक रहे हैं, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मीनिंग देयर बाय आप ये कह रहे हो कि 1 अप्रैल से 30 जून के बीच 2 लॉ लगेंगे सर। कैसे सर? कुछ केसेस को आप 148 कैपिटल ए की मर्यादा में नाप लेना और कुछ को रीजंस टू बिलीव की मर्यादा में नाप लेना सर। सर एक ही पॉइंट ऑफ टाइम में 2 लॉ कैसे चल सकते हैं सर? इधर आप पुराना लॉ चलाओगे या नया लॉ चलाओगे। पुराने लॉ में आपको एनफोर्समेंट किसकी, इस नए लॉ की 147 से जो नया लॉ आया, इसकी एनफोर्समेंट की कोई डेट बढ़ाने की पावर डेलीगेट करी गई थी सर? कोई स्पेसिफिक डेलीगेशन नहीं था। आपके पास पार्लियामेंट द्वारा की जो नया लॉ है आप इसको रेफर कर सकते हैं। आपके पास सिर्फ इतनी पावर थी, जो अगर पुराने लॉ में कोई एक्शंस आप ले हुए थे वो आप आगे ले सकते हैं, कोई डेट फिक्स कर सकते हैं सर। तो लेकिन आपको जो प्रोसीजर फॉलो करना है वो एज ऑन द डेट ऑफ इशूइंग ऑफ दैट नोटिस, वो प्रोसीजर फॉलो करना है। बिल्कुल ठीक है सर। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये कहा कि फाइनेंस एक्ट 2021 को आप डिफीट नहीं कर सकते, टेकिंग अ प्योरली कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द डेलीगेट ऑफ द पार्लियामेंट दी सीरीज। ठीक है सर। अब हम बात करते हैं ऑनरेबल छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने क्या कहा।
ये हमारा जुडिशनल हाई कोर्ट है सर। तो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक इंसुलेटेड टनल अप्रोच ले ली सर। एक एक मान के चलिए ये चीज है, एक सर्कमस्टेंस है, तो उन्होंने एक टनल बना दिया सर कि ये यहाँ से इस टनल के थ्रू आ जाएगा, यहाँ पे कोई भी चेंज हो जाए, इसमें जो लॉ है वो वैसे का वैसे ही है। एक टनल अप्रोच या इंसुलेटेड अप्रोच उन्होंने फॉलो करने का प्रयास किया। उन्होंने कई सारे रीजंस दिए, कोविड की बात करी और रिटर्न फाइलिंग की बात करी कि रिटर्न फाइलिंग की डेट भी बढ़ा दी गई थी। तो कई सारी चीजें उन्होंने बात की, लेकिन जो उन्होंने बेसिक चीज जो मिस कर दी सर, उन्होंने बेसिक चीज ये मिस कर दी सर, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का एक जिक्र किया जिसमें एक्ट की नोटिफिकेशन डेट एग्जीक्यूटिव डिसाइड कर सकता है। ये बात बिल्कुल ठीक है, एक्ट की नोटिफिकेशन डेट एग्जीक्यूटिव डिसाइड कर सकता है, लेकिन सर 147 की, जैसे मैंने पहले बताया, 147 की नोटिफिकेशन डेट पार्लियामेंट ने मेमोरेंडम में ही 1 अप्रैल 21 बताई है सर। वहां पे तो उन्होंने कोई इसे अमेंड नहीं करा या कोई पावर डेलीगेट नहीं करी, सिर्फ इनेबलिंग एक्ट, जो कि हम टैक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट की बात करते हैं सर 2020, वहां पे आपको एक पावर की कंसिडरिंग कोविड सिचुएशन, उसका आप बेनिफिट नहीं ले सकते टू ओवररीच फाइनेंस एक्ट 2021। ये हमारा प्रिंसिपल एक्ट है सर, फाइनेंस एक्ट 2021 ये हमारा प्रिंसिपल है, ठीक है सर। तो हमने देखा छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के डिसीजन को आई होप कि डिवीजन बेंच के सामने और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने कंटेस्ट किया जाएगा सर, क्योंकि इट इज अ सिंगल जज बेंच डिसीजन। तो आई होप दिस विल बी टेकन बिफोर डिवीजन। नाउ सर, हम आजकल जो फेस कर रहे हैं फेसलेस असेसमेंट स्कीम में जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं सर, बेसिक इशू क्या है सर? सर उन्होंने क्या किया, हमारी ई फाइलिंग पोर्टल पे 148 का नोटिस प्लेस कर दिया। मुझे ईमेल नहीं आया, मुझे एसएमएस भी नहीं आया सर, मुझे ईमेल नहीं आई, मुझे एसएमएस नहीं आया सर। क्या 148 का ये नोटिस मेरे यहाँ प्लेस कर दिया गया है, ये वैलिड है या नहीं? जो स्कीम है उसमें भी ऐसे लिखा है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में ई फाइलिंग अकाउंट जो है वो मेरा कंप्यूटर रिसोर्स है। ये देखिए सर, उन्होंने कहा कि ये मेरा कंप्यूटर रिसोर्स है सर। ये जो कंप्यूटर रिसोर्स क्या है, इंक्लूड असेसीज रजिस्टर्ड अकाउंट इन द डेजिग्नेटेड पोर्टल ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ये मतलब सर, ये जो हमारा ई फाइलिंग अकाउंट है उसको भी हमारा कंप्यूटर रिसोर्स मान लो। तो सर अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक मोड में से आप अगर सर्विस ऑफ नोटिस करोगे, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मोड में सर्विस ऑफ नोटिस करोगे, तो यू मस्ट बी एबल टू अबाइड बाय द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2000। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट क्या कहता है सर? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का सेक्शन 13 हम ध्यान देंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सेक्शन 13 ये कहता है सर, सेव एज अदरवाइज एग्री। क्या हमने और डिपार्टमेंट ने एग्री किया क्या मेरे ई फाइलिंग अकाउंट में दे दो? नहीं सर, हमने कोई एग्रीमेंट नहीं किया। और अगर आप लेजिस्लेशन में ऐसा कोई प्रोविजन लाते हो लेजिस्लेशन में, तो वो वन साइडेड है सर, वन साइडेड है, और वन साइडेड यूनिलैटरल के बेसिस में एग्रीमेंट नहीं था। Occurs. Dispatch of an electronic record occurs when it enters a computer resource outside the control of the originator. क्या e-filing account outside the control of the originator है सर? Outside the control of the originator? बिल्कुल नहीं सर, वो तो सीबीडीटी के कंट्रोल में ही है। सीबीडीटी जब चाहे जोड़ ले, जब चाहे हटा ले। हम तो उसका फॉरेंसिक ऑडिट कराते रह जाएंगे सर कि कब डाटा चढ़ाया कब नहीं चढ़ाया सर। Whether it is possible for every assessee to ask for forensic audit, every assessee to ask for certain audit when the actual records have been uploaded, when not. तो इसी का एक ये बात कहेगी सर, ऊपर हम चलते हैं वापस, जहां ये कहेगी कि सिर्फ प्लेसमेंट से काम नहीं चलेगा सर, सिर्फ ई फाइलिंग पोर्टल पे प्लेस करने से काम नहीं चलेगा सर। इट शुड बी फॉलोड बाय अ रियल टाइम अलर्ट। और रियल टाइम अलर्ट मीनिंग देयर बाय जिस समय अपलोड कर रहे थे उसी समय एसएमएस आना चाहिए। अगर उस समय एसएमएस आता है, अगर उसी समय एसएमएस आता है, तभी हम मानेंगे कि आपने
वो इशू हुआ है या सर्व हुआ है। सर आपको सबको पता है इशू और सर्व की कितनी कितनी परिभाषाएं हैं। 147 में इशू की कहानी है, 143 में सर्व की कहानी है। तो अब ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को अगर हमें समझना है कब इशू मानना है और कब सर्व मानना है सर, तो सर हमें सेक्शन 13 का बड़े इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का बड़े ध्यान से अध्ययन करना पड़ेगा। और वो ये कहता है कि जब तक कंप्यूटर रिसोर्स से बाहर ना चले जाए डिस्पैच नहीं माना जाएगा सर। और डिस्पैच कब माना जाए, डिस्पैच किस लिए जरूरी है सर, इशू के लिए जरूरी है। ठीक है सर, तो इसका मीनिंग देयर बाय अगर वो हमारे ई फाइलिंग अकाउंट में प्लेस करते हैं सर रियल टाइम अलर्ट बहुत जरूरी है। रियल टाइम अलर्ट बहुत जरूरी है क्योंकि सर राहुल गांधी के केस में भी ऐसा ही ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ईमेल आ गई, इसका मतलब आपको कम्युनिकेशन हो गया। और सर मद्रास हाई कोर्ट इन इशू और सर्विस के इश्यूज को एज इशू ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के रूप में देख रहा है, ना कि जुरिसडिक्शनल इशू के रूप में देख रहा है। दो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने ऑलवेज, आर्डेंट स्टील और बाकी सारे डिसीजंस हैं इसमें इसको जुरिसडिक्शनल इशू के रूप में ही देखा है। ठीक है सर, तो ये हमारा हो गया इशू ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑन ई फाइलिंग पोर्टल। सर अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो है राइट ऑफ हियरिंग। राइट ऑफ हियरिंग सर मैंने रिटर्न सबमिशन चढ़ा दिए सर मेरी एक बाध्यता हो सकती है कि मैं इतने अच्छे से राइटिंग ना कर सकूं, मेरी एक ट्रेनिंग हो सकती है, मेरी एक वे ऑफ वर्किंग हो सकती है जिसमें रिटर्न सबमिशन के अलावा मुझे ओरल हियरिंग की भी जरूरत है, या मैटर इतना कॉम्प्लेक्स है कि सर रिटर्न सबमिशन सफिशिएंट नहीं होंगे उस बात को समझाने के लिए, और वो रिटर्न सबमिशन से डाउट क्रिएट हो सकता है। उस डाउट को डिस्पेल करने के लिए मुझे क्या चाहिए सर, एक ओरल हियरिंग की जरूरत है। ठीक है सर, एक ओरल हियरिंग की जरूरत, और ओरल हियरिंग अगर मैं मांगता हूं तो आपको वो मुझे देनी चाहिए। सेक्शन 144 कैपिटल बी में ये कहा गया कि ये अगर आप कोई भी एसएससी ओरल हियरिंग की मांग करता है तो चीफ कमिश्नर या डायरेक्टर जनरल उसको अप्रूव करेंगे। मे का मतलब सर यहाँ है कि वो चाहे तो एक्सेप्ट कर लें और चाहे तो हमारी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर लें। और सर वो रिजेक्ट या एक्सेप्ट कब करेंगे, ओनली आफ्टर सर्विस ऑफ ड्राफ्ट शो कॉज नोटिस कम असेसमेंट ऑर्डर। ठीक बात है सर, ऑलराइट सर, कोई बात नहीं। जो हमने शो कॉज नोटिस या ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर आपने दे दिया उसके बाद आप हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करोगे या रिजेक्ट करोगे। यही मुद्दा ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के सामने था। सर दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा, संजय अग्रवाल जी के केस में सर ये कहा कि सर ये जो मे है, मे का मतलब मे नहीं लेंगे सर हम। क्यों सर मे का मतलब मे क्यों नहीं लेंगे सर हम, मे का मतलब मे इसलिए नहीं लेंगे क्यों, क्योंकि आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन कास्ट है सर, जस्टिस होनी नहीं चाहिए सर, वो दिखनी भी चाहिए सर। ठीक है सर, एक ऑब्लिगेशन कास्ट है कि आप रिक्वेस्ट को कंसिडर करो। आपने कोई स्टैंडर्ड्स बनाए सर, कोई प्रोसीजर बनाया है क्या सर, है ना सर, या कोई पैरामीटर्स तय करें हैं सर, क्या इन पैरामीटर्स वाले एसएससीज को ही हम एक्सेप्ट करेंगे, इन प्रोसीजर के थ्रू ही एक्सेप्ट होगी, इन इन स्टैंडर्ड्स पे बात करी जाएगी। ना स्टैंडर्ड बताया सर, ना प्रोसीजर बताया, ना कुछ बताया। अलावा सॉरी दिल्ली हाई कोर्ट में ये जब डिसीजंस थे तो जस्टिस नवीन चावला देखिए सर यहाँ क्या बात करते हैं सर, वेदर एनी स्टैंडर्ड प्रोसीजर or process have been framed dealing for such requests, whether any standard procedures and processes have been framed for dealing such requests। उन्होंने कहा हमें कोई ऐसा कंफर्मेशन नहीं मिला कि यहाँ पीसीआईटी ने या डीजीआईटी ने कोई ऐसे स्टैंडर्ड प्रोसीजर और प्रोसेस फ्रेम करे हों जहां एक मैकेनिज्म तय करा जाए। मैकेनिज्म कैसा मैकेनिज्म सर, टू डील विद रिक्वेस्ट, राइट ऑफ हियरिंग की जो रिक्वेस्ट है उनको कैसे डील करना है सर, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर और प्रोसेस होना चाहिए। वो हुआ नहीं सर। अगर वो प्रोसेस जब तक नहीं होते हैं तो आपको अनकंडीशनली हर केस में राइट ऑफ हियरिंग देना पड़ेगा।
ठीक है सर, अगर आप ये स्टैंडर्ड्स प्रोसीजर्स और प्रोसेस बनाते हैं तो इनकी वैलिडिटी कोर्ट्स में टेस्ट होगी, वो बात अलग है, लेकिन जब तक आप नहीं बनाते हैं तो आपको सबको राइट देना पड़ेगा। हाउ आर यू गोइंग टू डिस्टिंग्विश अ केस वेदर दिस केस रिक्वायर्स पर्सनल हियरिंग और नॉट, क्योंकि हमने ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर दे दिया, इसका मतलब है आप वेरिएशन करने जा रहे हो, आप वेरिएशन करने जा रहे हो, इसका मतलब एक प्रेजुडिस कॉज करने जा रहे हो, एक प्रेजुडिस कॉज करने जा रहे हो तो आप उसको मौका तो दोगे ताकि उसके पास पूछ सको। दो हम ये बात मानते हैं आपकी एक कॉस्ट जुडिशियल अथॉरिटी है, प्योरली जुडिशियल अथॉरिटी नहीं है, बात ठीक है सर, लेकिन आप कॉस्ट जुडिशियल अथॉरिटी होने के बावजूद भी राइट ऑफ हियरिंग तो हम एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स में भी मांगते हैं सर, राइट ऑफ हियरिंग एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर में मांगते हैं, तो कॉस्ट जुडिशियल अथॉरिटीज में क्यों नहीं मांगा जाएगा, बिल्कुल मांगा जाएगा। और यही बात ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने रिट्रेट करी, बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिट्रेट करी, कई सारे हाई कोर्ट इस बात को अब रिट्रेट कर रहे हैं कि भाई जब तक आप स्टैंडर्ड्स प्रोसीजर्स और प्रोसेसेस एस्टैब्लिश नहीं करते हैं आपको हर केस में ये राइट देना है, राइट ऑफ हियरिंग। और सर अगला इशू हम सर देखते हैं, ट्रांसफर ऑफ केसेस आउटसाइड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ एनी एफएसी। सर इसमें क्या कहा गया, सर इसमें क्या कहा कि कुछ 144 कैपिटल बी सबसेक्शन 2 में क्या हुआ, 144 कैपिटल बी सबसेक्शन 2 में ये कहा गया कि सीबीडीटी नोटिफिकेशन से तय करेगी कौन कौन से केसेस फेसलेस स्कीम में होने हैं। उन्होंने कहा सारे केसेस फेसलेस में होने हैं, सेंट्रल चार्ज को छोड़ दीजिए, इंटरनेशनल टैक्स को छोड़ दीजिए, जो जिनके पास पेन नहीं है, जिनकी पेंडेंसी सिस्टम में क्रिएट नहीं कर पाए, या जो जिनको डीनोवो करना है, या सेटिसाइड केसेस हैं जो जिनकी टाइम बारिंग 30/9/2021 तक होनी। इसका मतलब अगर हम वर्चुअली बात करें तो 3 तरह के केसेस एक्सक्लूड करे जाते हैं फेसलेस एरिया से, जो कि सेंट्रल चार्ज को साइन है, जाकि जो हम जानते हैं सर 153 कैपिटल ए के, 153 सी के, या जनरली सेंट्रल चार्ज को सर सर्वे वाले केसेस भी सेंट्रलाइज कर दिए जाते हैं ज्यादातर केसेस में, है नहीं सर, तो ये भी सेंट्रल चार्ज के, और ये इंटरनेशनल टैक्स वाले सर वो भी नहीं होंगे सेंट्रल फेसलेस में, और जिनके केस में पेन नहीं है या पेंडेंसी क्रिएट नहीं की जा पा रही सिस्टम में ड्यू टू टेक्निकल, सर ये पता नहीं सर कैसे इन्होंने क्या कर दिया, ये टेक्निकल रीजंस की वजह से पेंडेंसी क्रिएट नहीं की जा सकती। तो इस केस में क्या हुआ सर, यहाँ ये हुआ सर, यंग इंडिया का केस था और ये आम आदमी पार्टी की चैरिटेबल ट्रस्ट थी सर, इनको फेसलेस से उठाकर सर सेंट्रल चार्ज को दे दिया गया, सर फेसलेस को उठाकर सेंट्रल चार्ज को दे दिया गया सर। सेक्शन 127 का जो ऑर्डर पास हुआ, वहां के प्रिंसिपल सीआईटी साहब थे, उन्होंने लिख दिया, सिर्फ एक वर्ड इस्तेमाल कर लिया, कोऑर्डिनेटेड इन्वेस्टिगेशन, ठीक है सर। तो यहाँ तो तक तो समझ में आती है सर, 144 कैपिटल वी सब सेक्शन 8 में ये पावर है इसके पास सर, प्रिंसिपल सीसीआईटी और प्रिंसिपल डीजीआईटी के पास सर, वो एनएफएससी के हेड होते हैं सर, कि वो विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द बोर्ड, विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द बोर्ड वो मैटर को 144 कैपिटल बी की प्रोविजंस के अंतर्गत वो मैटर कहाँ ले जा सकते हैं, फेसलेस से बाहर ले जा सकते हैं, किसके पास ले जा सकते हैं सर, ज्यूरिसडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर को ट्रांसफर कर सकते हैं। मीनिंग देयर बाय सर, अगर केस फेसलेस असेसिंग ऑफिसर के पास से अब ज्यूरिसडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर के पास जा रहा है तो 127 हमें फॉलो नहीं करना है। लेकिन इस यंग इंडिया और ये आम आदमी पार्टी के केसेस में क्या हुआ सर, सर ये 127 के प्रोसीजर फॉलो करके सेंट्रल सर्कल को दे दिया गया। रीजंस क्या दिया गया, रीजन सिर्फ इतना दिया गया कि दैट दिस इज रिक्वायर्ड फॉर कोऑर्डिनेटेड इन्वेस्टिगेशन। नाउ दिस यंग इंडिया एंड आम आदमी चैरिटेबल ट्रस्ट आर बिफोर ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट, जहां पे ये सब का कंटेंशंस में है कि वेदर ये सिंपल रीजन देना, वेदर ये सिंपल रीजन देना कि भाई कोऑर्डिनेटेड इन्वेस्टिगेशन के लिए हम सेंट्रल सर्कल को ट्रांसफर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है सर। सर वो कह रहे हैं, रेवेन्यू का कहना है कि सर वो तो सेम पोजीशन पे है सर, सेम दिल्ली में ही तो है सर, कोई प्रीजुडिस कॉज ही नहीं हो रहा सर आपको, जब कोई प्रीजुडिस कॉज ही नहीं हो रहा, हम जेओ को ट्रांसफर करते तो जेओ को ट्रांसफर करते तब भी दिल्ली में है, आप सेंट्रल सर्कल को दे रहे हैं तब भी दिल्ली में, तो क्या प्रेजुडिस कॉज हो रहा है आपको, आपको तो असेसिंग ऑफिसर चूज करने का राइट ही नहीं है। तो अगर हम मद्रास हाई कोर्ट की बात करेंगे तो अगर वो इसको इशू ऑफ प्रीजुडिस समझते हैं सर, ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की बात समझते हैं, ठीक है सर। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा नहीं जी, ये ज्यूरिडिक्शन की बात है, रीजंस होने चाहिए, रीजंस कम्युनिकेटेड होने चाहिए, रीजंस होने चाहिए, वैलिड होने चाहिए, स्पेसिफिक होने चाहिए, ये वेग रीजन से काम नहीं चलेगा, ठीक है सर, स्पेसिफिक रीजंस होने चाहिए।
तो सर क्या कोऑर्डिनेटेड इन्वेस्टिगेशन इस मर्यादा को तय कर पा रहा है सर? मेरे नजर में नहीं। हम रीजंस की बात करते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या कहते हैं सर? इलाहाबाद हाईकोर्ट कहते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ रीजंस डज नॉट मीन दैट ऑर्डर मस्ट कंटेन अ डिटेल्ड डिस्कशन। डिटेल्ड डिस्कशन की जरूरत नहीं है सर, बट requirement of the statute stands satisfied if from a bare reading of the order any person of ordinary prudence may come to know as to what is the reason which has prevailed in the mind of competent authority. Reasons which has prevailed in the mind of the competent authority to exercise power of transfer, and such reason or grounds should not be flimsy, imaginary or whimsical. अपनी मर्जी से नहीं है, वैसा हमें मन करा और कर दिया सर। कोऑर्डिनेटेड इन्वेस्टिगेशन वही बात दर्शाता है कि इनका मन था, इसलिए वहां बात क्लियर है सर? सर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम सर अब ये सब सारे मैटर्स फेसलेस हो रहे हैं, ज्यूरिसडिक्शन लेस हो रहे हैं सर। हमें पता नहीं है कि यहाँ बिलासपुर का केस है सर, तो ये गाजियाबाद में होगा सर, ये सर नोएडा होगा या किसी और RAFSC सेंटर में होगा, हमें नहीं पता। और जब हमें पता नहीं है सर, तो सर वहां का जो असेसिंग ऑफिसर है, जो असेसमेंट यूनिट है, बेगर पार्डन, वहां की जो असेसिंग यूनिट है, वो असेसिंग यूनिट अपनी सीट के हिसाब से हाई कोर्ट का डिसीजन फॉलो करेगी या हमारे हिसाब से करेगी? सर देखिए, अगर हम 148 की बात करें तो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कहा है कि ये वैलिड है इवन इफ इट दे आर इशूड आफ्टर 1/4/2021, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट कहती है दे आर इनवैलिड। तो इन ऐसे डिस्प्यूटेड इश्यूज में जहां डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है डिफरेंट हाई कोर्ट्स में, तो कौन सा हाई कोर्ट फॉलो किया जाएगा सर? पहले तो था जब जुडिशनल लेव था वही जाते थे, तो हमारा हाई कोर्ट था बहुत क्लियर था। अब क्या होगा सर? क्या अब कोई हाई कोर्ट की प्रेसिडेंशियल वैल्यू नहीं रहेगी, या जहां पे वो बैठा होगा उस वाले हाई कोर्ट को फॉलो करेगा? अगर वो फॉलो नहीं करेगा तो उसका मतलब वो कंटेम्प्ट ऑफ एयर कोर्ट कर देगा सर, जहां पे वो बैठे। उसी बात को क्लैरिफाई करते हुए CBDT ने कहा, एक SOP निकाली सर। CBDT ने SOP में बताया कि 19/11/2020 को कहा कि जहां पे भी ज्यूरिसडिक्शनल का मतलब है जहां पे आपका असेसी सिचुएटेड है, वहां से देखना है। जहां असेसी सिचुएटेड है, जहां उसका ज्यूरिसडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर सिचुएटेड होता है, वहां से देखना। और इस SOP में क्या बहुत अच्छी बात कही गई सर, सिर्फ हाई कोर्ट ही नहीं, ज्यूरिसडिक्शनल ITAT की भी बात की सर। जो यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस कामलाक्षी फाइनेंस सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हम कोर्ट करते थे, ये साबित करने के लिए अपीलेट अथॉरिटी के सामने सर ITAT के डिसीजन भी बाइंडिंग वैल्यू के होते हैं। दे आर नॉट मेयरली फैक्चुअल, वो फैक्ट्स पे नहीं है सिर्फ, अगर उसमें कोई लॉ पॉइंट भी डिसाइडेड है वो भी बाइंडिंग है। हम उसी बात को कहते हैं, तो वही बात CBDT ने अपने SOP में एक तरीके से रीट्रेट करी है। और उन्होंने ये भी कहा है कभी भी लीगल ओपिनियन ली जाएगी टेक्निकल यूनिट से या लीगल यूनिट से, तो उनको ये बताया जाएगा कि उनका ज्यूरिसडिक्शनल हाई कोर्ट कौन सा है, उनका मतलब असेसी का ज्यूरिसडिक्शनल हाई कोर्ट कौन सा है, ताकि वहां की जो रिलेवेंट प्रेसिडेंट्स हैं वो प्रॉपर्ली कंसीडर किए जा सके। अब सर एक और इशू है सर, एक असेसी का केस था जिसमें उन्होंने एक 54F के किसी प्रोविजन का बेनिफिट दे दिया, ठीक है सर, उन्होंने एक हाई कोर्ट का डिसीजन वो फॉलो किया सर, और दूसरे की 54F में दूसरे असेसी के केस में वो डिनाई कर दिया। दोनों सेम ही एसएससी हैं सर, मतलब सेम स्टेट के एसएससी हैं सर, दोनों ही सेम स्टेट के एसएससी हैं, बट दोनों की जो क्योंकि यूनिट थी वो अलग अलग थी, तो एक को बेनिफिट प्रोवाइड कर दिया गया, एक को बेनिफिट डिनाई कर दिया गया। क्या ऐसा किया जा सकता है? तो ITAT महादेव कोल्ड स्टोरेज केस में ITAT आगरा ने कहा नहीं जी, प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी शुड बी फॉलो। अगर एसएससी सेम स्टेट के हैं, सेम कंडीशंस के हैं, तो बेनिफिट डिनाई नहीं किया जा सकता। हाँ, since now all the orders are being passed by NAFAC, क्या ऐसा कहा जा सकता है कि एक एसएससी को जो बेनिफिट दिया गया वो दूसरे को भी देना चाहिए? अगर वो सिमिलरली प्लेस्ड हैं तो देना चाहिए, सिमिलरली प्लेस्ड हैं तो देना चाहिए, सब्जेक्ट टू जुडिशनल हाई कोर्ट का जो डिसीजन है, तो उसकी भी अपनी वैल्यू है। प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी हैज टू बी फॉलोड, बट पहले डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट वुड गेट प्रायोरिटी ओवर कंसिस्टेंसी।
ठीक है सर। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस हमने पढ़ ही लिया सर, पहले देख ही लिया सर। कहाँ पे भी SCN और ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर नहीं गए, आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जाइए। आप अगर जाते हैं तो CIT अपील के सामने भी अपील फाइल कर सकते हैं, बट सिंस SCN और ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर नहीं मिला है, क्वांटम को देखिए सर, कितना क्वांटम की एडिशन है, और आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। और उसमें हाई कोर्ट में ये रिट आपको बार नहीं करेगा सर, रिट जुरिडिक्शन का बार हो जाता है सर, तो जनरली कहते हैं सर ऑल्टरनेट रेमेडी अवेलेबल है सर, ऑल्टरनेट रेमेडी, इफेक्टिव ऑल्टरनेट रेमेडी अवेलेबल होनी चाहिए सर। अगर सर आपके पास सर 34 करोड़ का एडिशन हो जाए सर, सारे अनसिक्योर्ड लोन वो जोड़ दें सर, आपके डॉक्यूमेंट्स को कंसिडर ना करें सर, तो क्या सर, क्या करेंगे सर? तो क्या आप CIT अपील तक का वेट करेंगे सर? 3 साल 4 साल तक CIT अपील करेगा, फिर ITT करेगा? तो द इफेक्टिव रेमेडी इन दैट केस वुड बी हम सीधा सीधा हाई कोर्ट चलेंगे सर। नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं सर, नेक्स्ट जो है, जो मैंने अपने केस में नोटिस किया सर, स्कैन करने में हो सकता था कुछ पेज क्लियरली विजिबल ना हो सर, कुछ पेज मुझे क्लियर दिख रहे हो सामने वाला से, वो क्लियरली विजिबल ना हो ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल कंस्ट्रेंट। तो सर क्या उसके बेसिस पे इलेजिबल कॉपी की वजह से क्या आप मेरे आर्गुमेंट को रिजेक्ट कर सकते हो और एडिशन कर सकते हो सर? क्या इलेजिबल कॉपी की वजह से, मतलब जो पढ़ने में नहीं आ रही कॉपी सर, उस कॉपी की वजह से क्या आप मुझे एडिशन कर सकते हो? जूरिस्प्रूडेंस डिमांड सर, क्या आप मुझे दूसरा मौका दोगे? यू विल प्रोवाइड मी विद एन अपॉर्चुनिटी, ठीक है ना सर? आप एडिशन नहीं करोगे, क्योंकि एडिशन का मतलब है यू मस्ट हैव कंक्लूसिव एविडेंस, और कंक्लूसिव एविडेंस आपके पास है नहीं, ठीक है सर। और सर हम डिस्कस कर ही चुके सर, 151 कैपिटल की स्कीम नोटिफाई नहीं हुई, तो क्या जो 148 के असेसमेंट्स 143 का रेफरेंस देते हुए 144B में हो रहे हैं, क्या वो वैलिड है? मेरे मानने में नहीं है सर। अगर ये 151 कैपिटल ए की स्कीम नोटिफाई नहीं हुई है, ना ही 151 कैपिटल ए में ये लिखा गया है कि 144B में असेसमेंट करी जाएंगे जब तक एक सेपरेट स्कीम नोटिफाई करी जाती है। जस्ट बिकॉज की वो असेसमेंट रिटर्न फाइल करता है बंदा, उसके अगेंस्ट 143 इशू होता है, तो वो 143 में करने होते हैं, सिंस उस प्रोविजन का बेनिफिट लेते हुए 144B में नहीं आना चाहिए। बट डिपार्टमेंट भी अपनी जगह एक तरीके से सही है, वो एक सेफ होकर चलना चाहता है, तो इसलिए वो ऐसे कर रहे हैं सर। अब हम फेसलेस अपील स्कीम में जो बात करेंगे कि फेसलेस अपील स्कीम में जो इश्यूज हैं, जो मेजर इशू है सर, वो है राइट ऑफ बीइंग हर्ड orally, ठीक है सर, राइट ऑफ बीइंग हर्ड orally। ये सर बाकी प्रोविजंस तो नॉर्मल प्रोविजंस हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, जो असली चीज है वो ये है सर। और सर उसमें मुझे मेरा राइट है सर, पहले तो CCIT और DGIT डिसाइड कर रहे थे सर, इसमें सर असेसमेंट में, ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो कर सकते हैं, लेकिन सर अपील में भी वही कर रहे हैं सर। अरे सर अपील में कैसे कर सकते हैं सर? वो अपील में कैसे कर सकते हैं सर? हमारा एक प्रिंसिपल है रूल ऑफ लॉ का, रूल ऑफ लॉ ये कहती है नो वन कैन बी द जज इन हिज ओन केस। और सर ये तो रेवेन्यू की पार्टी है सर, तो अगर वही मेरी रिक्वेस्ट को, हेयरिंग की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे, चाहे स्टैंडर्ड्स के प्रोसेस बना दें सर, प्रोसीजर बना दें, फॉर्मेट बना दें सर, कुछ भी बना दें सर, फिर भी ये एक पार्टी है सर। CCIT, DGIT आर अ पार्टी टू लिटिगेशन। Since they are a party to litigation, can they be allowed to allow me or deny me the right of being heard orally? मेरे मानने में सर नहीं, ये काम तो सर CIT अपील का या उस अपील यूनिट का है जो हमारी अपील सुन रही है, उस अपील यूनिट को ही डिसाइड करना है कि सर, उस अपील यूनिट को ही डिसाइड करना है कि इस केस में राइट ऑफ ओरल हियरिंग जरूरी है या नहीं। तो इसी उपलक्ष्य में आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स द डिसीजन ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। वो क्या कहते हैं सर? इट इज नॉट करेक्ट टू से दैट ओरल हियरिंग इज मैंडेटरी इन ऑल क्लासेस ऑफ केसेस एंड एट एवरी स्टेप। The merit of an oral hearing lies in that the counsel addressing the court are able to discern what are the aspects of controversy on which more light is needed। ठीक है सर, सेम कहते हैं, या तो वो ओरल हियरिंग का कब मामला उठना चाहिए? जब either there is some controversy on which more light is required and written submissions are not sufficient
competent enough to throw that line, or the court would like to utilize an oral hearing to express doubts on a point and seek clarification therefrom from the counsel. तो लेकिन हमें ये बात ध्यान रखनी है सर, ये बात बिल्कुल ठीक है, राइट ऑफ ओरल हियरिंग इज नॉट अ वेस्टेड राइट व्हिच कैन बी डिमांडेड, but what is the sum and substance of the argument before the Honorable Supreme Court is that whether a party to the litigation can deny me my right of oral hearing. CIT अपील, अगर जो अपील यूनिट है सर, अगर वो डिनाई करते हैं और वो बताते हैं आपकी ओरल हियरिंग का बेनिफिट इसलिए नहीं दिया जा रहा, then it is fine. That is a subject matter of litigation further, but that is well within the rights of CIT appeal, and it would amount to कि भाई हम लॉ के प्रोसेस से छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं सर। अगर आप ये कहोगे कि हम राइट ऑफ हियरिंग सीसीआईटी और डीजीआईटी बताएंगे सर ओरल हियरिंग का, तो उसका ये मतलब है सर फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटी इज नॉट गोइंग टू एक्ट इंडिपेंडेंटली एंड जुडिशियसली। द जुडिशियस नेचर ऑफ द फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटी हैज बीन टर्टी। अगर सीसीआईटी और डीजीआईटी उस राइट ऑफ हियरिंग की बात करें, इस हियरिंग, इस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से ये तो बात क्लियर है सर, राइट ऑफ ओरल हियरिंग कैन नॉट बी डिमांडेड एज अ मैटर ऑफ राइट, but who has the right to deny me the right of oral? It is the appeal unit, not the CCIT or DGIT. Now we move further, sir. Sir, this doctrine of merger. Why this we will studying this doctrine of merger, sir? Dismissal of SLP. Sir, recently क्या हुआ सर? 153C के कुछ केसेस हुए सर, सेटिस्फैक्शन रिकॉर्ड हुआ सर। उस सेटिस्फैक्शन में कोई ऐसी इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल का जिक्र नहीं था, लेकिन कुछ अदर एंट्रीज थी जो उस सेटिस्फैक्शन नोट पे रिकॉर्डेड नहीं थी, उसका एडिशन करना चाहते थे सर। तो हमने कहा सर आप इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल देखिए सर, जिसके सर्च हुई है वहां से क्या इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल मिला है, ये मेरा कंप्लीटेड असेसमेंट है सर, ना कि अबेटेड। ये मेरा कंप्लीटेड है, अबेटेड नहीं है सर। तो इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल की बेसिस पे आप एडिशन कर सकते हो। सर 153C है और उसमें काबुल चावला का केस है सर, काबुल चावला का केस है वो कहता है सर कंप्लीटेड असेसमेंट्स के केसेस में सिर्फ हमें वही एडिशन करनी है सर। कहाँ एडिशन करनी है सर? ओनली इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल के बेसिस पे, वहां नहीं करनी सर जहां पे कोई इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल नहीं मिला। तो एओ साहब कह रहे हैं सर देवीदास गुप्ता जी के केस में एसएलपी एडमिट हो गई है। सर देवीदास गुप्ता जी के केस में जब एसएलपी एडमिट हो गई है तो हम इस काबुल चावला के डिसीजन को फॉलो करने से मना करते हैं। सर हम काबुल चावला के डिसीजन को फॉलो करने से मना कर सकते हैं क्या उत्कर्ष जी? हम उस डिसीजन को फॉलो करने से मना कर सकते हैं? नहीं सर, हम उसको फॉलो करने से मना नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते सर। यही बात हम समझेंगे। क्यों? क्योंकि सर जब उन्होंने एसएलपी एडमिट करी, क्या उन्होंने उस काबुल चावला के केस को या देवीदास की केस को स्टे लगाया सर? जो डिसीजन हाईकोर्ट ने दिया था, रिलेवेंट हाईकोर्ट ने दिया था, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया था, बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया था, क्या हम उसके अगेंस्ट में स्टे दिया गया? नहीं दिया गया था। जब स्टे नहीं दिया गया तो वो डिसीजन फॉलो करना है, एटलीस्ट उन दोज जुरिसडिक्शन। ठीक है सर। तो हम ये जानेंगे कि एसएलपी के डिसमिसल के केसेस में क्या लॉ होता है सर। एसएलपी के डिसमिसल की क्या बात है सर? डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर ये कहता है सर, जब भी सुपीरियर फोरम मॉडिफाइज, रिवर्स, अफर्म्स द डिसीजन पुट इन इशू बिफोर इट, वो डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर में फॉलो होता है सर। उसमें मर्ज हो जाता है सर, उसमें मर्ज हो जाता है। इसका क्या मतलब है सर? नाउ द ऑर्डर ऑफ सीआईटी अपील इज वैलिड। अगर सर एओ के ऑर्डर के बाद सीआईटी अपील पे गए तो नाउ दिस इज ओनली वैलिड। ये एओ के ऑर्डर की सर कोई वैलिडिटी नहीं है इसमें। ठीक है ना सर? तो हम ये बात समझ गए सर। लेकिन जब एसएलपी डिसमिस करी जाती है सर, जब एसएलपी डिसमिस करी जाती है तो उसमें क्या कहा जाता है सर? सर या तो स्पीकिंग ऑर्डर के थ्रू हो सकती है या नॉन स्पीकिंग ऑर्डर के थ्रू हो सकती है। जब वो नॉन स्पीकिंग ऑर्डर के थ्रू है तो सर इसका मतलब ये है डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर अप्लाई नहीं करेगा, डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर अप्लाई नहीं करेगा। अगर वो स्पीकिंग ऑर्डर के थ्रू है तब भी डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर अप्लाई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सर कोई ओपिनियन उस हायर कोर्ट ने व्यक्त
नहीं करी है, ना ही उन्होंने अफर्म करा, ना ही उसको मॉडिफाई करा या रिवाइज करा। बस उन्होंने कहा कि एसएलपी जो हम इस्तेमाल कर अपना राइट जो जुरिसडिक्शन है उस एसएलपी में आर्टिकल 136 में हम ये अपील को एडमिट नहीं हुए। बात ठीक है, हम एडमिट नहीं करेंगे। अगर वो स्पीकिंग ऑर्डर रीजंस देते हैं तो जो सर जो रीजंस हैं वो सुप्रीम कोर्ट की फर्दर बेंचेस के सामने बाइंडिंग नहीं है, लेकिन आर्टिकल 141 में ऑल कोर्ट्स पे वो रीजंस बाइंडिंग है। और जहां इस नॉन स्पीकिंग ऑर्डर से पास हुआ तो वो उसी जुरिसडिक्शनल हाई कोर्ट के अंदर बाइंडिंग। स्पीकिंग ऑर्डर से हुआ थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया एक्सेप्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, वो बाइंडिंग है। नॉन स्पीकिंग ऑर्डर से हुआ सर तो सर ये इसका हमको क्या फायदा सर? सर अभी नीचे देखते हैं सर, एक तो हमने वही देखा सर 153C वाली कहानी सर, और भी देखिए ये बात सर इसमें लिखी हुई है सर, ये रिसेंटली यही हुआ सर। रिसेंटली ऑनरेबल हाई कोर्ट ने क्या कहा कि सर काबुल चावला की कनेक्टिविटी केसेस में एसएलपी एडमिट हो गई या पेंडिंग है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो काबुल चावला का डिसीजन फॉलो नहीं किया जाएगा, काबुल चावला का डिसीजन फॉलो किया जाएगा, ठीक है सर। एंड फाइंड्स नो ग्राउंड नॉट टू फॉलो द सेड डिसीजन, क्योंकि स्टे नहीं दिया कोई भी, ठीक है सर। जैसे अगर आपको याद हो सीबीआई के केस में एक गुवाहाटी हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किया, ठीक है सर, उस गुवाहाटी हाई कोर्ट की पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया सर, स्टे दे दिया उस हाई कोर्ट के डिसीजन। सिमिलरली सर आपने जब ऑक्सीजन का केस देखा होगा, ऑक्सीजन सिलेंडर्स का, इसमें आईजीएसटी के संबंध में, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द केस राइट नाउ, आईजीएसटी का उन्होंने कहा कि आईजीएसटी नहीं लगेगी सर, दो एक्ट प्रोवाइड करता है आईजीएसटी लगाने के लिए, आईजीएसटी नहीं लगेगी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि उन्होंने लेजिस्लेटिव डोमेन, हाई कोर्ट ने लेजिस्लेटिव डोमेन में स्टेप इन किया, जब तक हियरिंग होती है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में उस पर स्टे लगा दें, ठीक है सर। ना ही हाई कोर्ट ने कहा कि सिंस द मैटर इज कंटेंशियस ये सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए, कोई सर्टिफिकेट ऑफ सफिशिएंसी तो दिया नहीं उन्होंने कि भाई सर्टिफिकेट दिया हो कि भाई हाँ सफिशिएंट ग्राउंड है कि हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर ट्रैवल करना चाहिए, कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं दिया तो भी, और कोई स्टे भी नहीं प्रोवाइड किया हाई कोर्ट ने खुद ही। जनरली जैसे गुजरात हाई कोर्ट में एक बार डिसीजन हुआ था सर, उसमें भी उन्होंने दिया था, ऐसा कोई यहाँ नहीं दिया गया, तो इसलिए काबुल चावला केस फॉलो किया। मीनिंग देयर बाय सर अनटिल अनलेस देयर इज स्टे, बात क्लियर है सर, अनटिल अनलेस देयर इज स्टे नहीं चलेगा सर, फॉलो करना पड़ेगा सर। अब ये क्या हो गया सर हम सेक्शन 100 सीपीसी की बात कर रहे हैं सर, सेक्शन 100 सीपीसी और सेक्शन 260 कैपिटल ए इनकम टैक्स एक्ट की बात करते हैं सर। यहाँ क्या हुआ सर, आईटीएटी में एक डिसीजन हुआ, ओके, आईटीएटी में एक डिसीजन हुआ था, उसके अगेंस्ट असेसी या डिपार्टमेंट हाईकोर्ट गया सर, हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट ने दोनों पार्टीज को सुन लिया, ठीक है सर, हाईकोर्ट ने दोनों पार्टीज को सुन लिया और एक उसको डिसमिस कर दिया, ठीक है सर, या ऑर्डर सुना दिया। अगर सर ऑर्डर सुना देगी तो वो तो हाई कोर्ट में चला जाएगा सर, सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा सर, ठीक है, लेकिन अगर डिसमिस कर दिया तो क्या ये बाइंडिंग प्रेसिडेंट है सर लोअर अथॉरिटीज के लिए? तो सेक्शन 260 कैपिटल ये कहता है सर, अगर आपने दोनों पार्टी को जब भी सुनना है उससे पहले आपको ग्राउंड्स सब्सटेंशियल एसक्यूएल जो ऊपर हम बात कर रहे थे सर, ये एसक्यूएल फ्रेम करना बहुत जरूरी है सर। जब हम फॉर्म फाइल करते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अपील फाइल करते हैं, तो उसमें सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ हम बना के देते हैं, लेकिन वो तो हमने अर्ज कर रहे हैं सर, वो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रेम्ड बाय दी हाई कोर्ट नहीं है। अगर हाई कोर्ट को दूसरी पार्टी को सुनना है तो उसको सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ बनाने पड़ेंगे, सुनना पड़ेगा और फिर डिसमिस करना पड़ेगा। और अगर उसे लगता है कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है तो उसको यहीं पे डिसमिस करना है। अगर उसको दूसरी पार्टी को सुनना है तो ऑनरेबल हाई कोर्ट हैज टू फ्रेम सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। अगर उन्होंने सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रेम करे बिना ही अपील डिसमिस कर दी है तो वो एक डिसीजन मेयरली ऑन फैक्ट्स है सर, नॉट ऑन सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। सो उसकी बाइंडिंग और एविडेंशियरी वैल्यू, प्रेसिडेंशियल वैल्यू उतनी ही रहेगी जितनी एक उस रेलेवेंट फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए, कोई जनरल ओपिनियन ऑफ लॉ नहीं माना जाएगा सर। ये सर आप क्यों समझा रहे हैं सर पेनी स्टॉक, एलटीसीजी के जो इश्यूज थे, उदित कालरा, ये सब जो केसेस थे उसमें ये इशू काफी हुआ कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बिना क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रेम करे डिसमिस कर दिया। तो वेदर दिस उन्हीं सभी स्क्रिप्ट्स के लिए क्या वो वैलिड होगा या नहीं होगा,
तो ये इशू कल आउट हुआ सर कि उन सब केसेस में सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रेम नहीं हुआ, उदित कालरा जैसे डिसीजंस बाइंडिंग प्रेसिडेंट्स नहीं। सर अब अगला इशू लेते हैं सर, रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट। सर रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट कैसे सर? सर एक्सप्लेनेशन ऐड कर दी जाती है जिसमें लिखा जाता है फॉर द पर्पस ऑफ रिमूवल ऑफ डाउट इट हैज बीन डिक्लेयर्ड एंड हियरबाय डिक्लेयर्ड, ऐसा करके सर लिख दी जाती है। सर क्या ये जो अमेंडमेंट या एक्सप्लेनेशन रहेगी सर, क्या ये वैलिड है रेट्रोस्पेक्टिवली या वैलिड है प्रोस्पेक्टिवली? ये इशू सर बहुत ज्यादा हमारे सामने उठता है कि कभी भी जब भी कोई बेनिफिट प्रोवाइड करने की बात होती है, हम चाहते हैं इस बेनिफिट को रेट्रोस्पेक्टिवली पुराने सालों में ले जाएं ताकि हमारे पेंडिंग केसेस में अप्लाई हो जाए। और अगर कोई एक्सप्लेनेशन ऐसी होती है जो हार्ड होती है सर, हम उसको प्रयास करते हैं प्रोस्पेक्टिव हो जाए, हमारे पेंडिंग केसेस में अप्लाई ना हो, है नहीं सर? ये हम भी चाहते हैं, ऐसा डिपार्टमेंट भी चाहता है। हमारे लिए जो बेनिफिशियल है वो डिपार्टमेंट के लिए बेनिफिशियल नहीं हो सकती, उसके लिए रेवेन्यू के सोर्सेज कम हो रहे हैं उससे। तो उसी प्रिंसिपल को कि हम किस एक्सप्लेनेशन को रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करेंगे और किस प्रोविजन को प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करेंगे, ये हमें देखना बहुत जरूरी है। ठीक है सर, तो हम अगर नीचे आते हैं सर, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर सेक्शन 40A में एक प्रोविजन आया। क्या प्रोविजन आया कि आप 139 की ड्यू डेट तक टैक्स को जमा कर सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं। फिर क्या एक्सप्लेनेशन आई सर? फिर एक प्रोवाइजो ऐड करा गया सर, फिर एक प्रोवाइजो क्या ऐड करा गया कि भाई अगर सामने वाला व्यक्ति जिसका आप टीडीएस काट रहे हो, वो अगर टीडीएस काट रहे हो उसने अपनी रिटर्न भर दी है तो भी आप बेनिफिट ले सकते हो। जिस दिन उसने रिटर्न भर दी वही दिन माना जाएगा कि आपने टैक्स जमा कर दिया है। इंटरेस्ट लायबिलिटी अलग चीज है। और क्या इशू हो सकता है सर? और सर इसमें क्या हुआ सर, पहले 100% था सर, 100% को करके 30% कर दिया। तो क्या 30% का डिसअलाउंस होना चाहिए या 100% का होना चाहिए? रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होना चाहिए सर या प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होना चाहिए? ठीक है सर, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या कहा सर? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के डिसीजन को फॉलो किया सर, सीआईटी वर्सेस वर्जिन क्रिएशन। तो उसमें ये कहा कि जो अमेंडमेंट ब्रॉट इन हुई है वो रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर और उसमें बेनिफिट पिछले सालों में मिलना चाहिए। क्यों कहा सर? उन्होंने सर आलोम एक्सक्लूजन का केस था सर, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, उसमें कहा इट इज क्लैरिफिकेटरी इन। क्या है सर? इट इज क्लैरिफिकेटरी इन नेचर, इसलिए ये बेनिफिट मिलना चाहिए। बात ठीक है सर। उन्होंने इस प्रोविजन को क्लैरिफिकेटरी माना, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्लैरिफिकेटरी है तो इसलिए होल्ड करा ये रेट्रोस्पेक्टिव है। तो उसी बात को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी मान लिया। तो हमने एक प्रिंसिपल कल आउट कर लिया सर कि अगर ये क्लैरिफिकेटरी है तो ये वैलिड है। सर अगला रिसेंट जो डिसीजन है, इसी साल का डिसीजन है सर, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। उन्होंने क्या कहा? फॉर द पर्पस ऑफ रिमूवल ऑफ डाउट से कोई भी लाइन शुरू होती है सर, एक्सप्लेनेशन शुरू होती है, इसका मतलब नेसेसरीली नहीं है कि वो क्लैरिफिकेटरी ही है। इट इज नॉट ऑलवेज। what we have to see that whether the explanation added alters या changes the existing या prevailing law। ठीक है सर, existing या prevailing law। जैसे सर हम सेक्शन 36(1)(ba) के बारे में ये बात करते हैं, हम ये पाते हैं कि अगर एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन है, नॉट ओनली एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, अगर एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन भी है और वो ड्यू डेट तक जमा हो जाता है, तो हमारे रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स ने कह रखा है, बारिंग अ फ्यू हाई कोर्ट्स ये कह रखा है कि वो अलाउेबल है। ठीक है सर, अगर हम 139(1) की टाइम लिमिट से पहले जमा कर देते हैं तो मीनिंग देयर बाय द लॉ, द सब्सटेंटिव लॉ एज पर द रिलेवेंट डेट वाज समथिंग एल्स। और जो एक्सप्लेनेशन से आप कमेंट कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू ब्रिंग इन अ न्यू लॉ व्हिच इज गोइंग बियॉन्ड द प्रोविजंस ऑफ द लॉ, एग्जिस्टिंग प्रोविजंस ऑफ द लॉ, मीनिंग देयर बाय दिस प्रोविजन कैन नॉट बी अप्लाइड एट ऑल। तो इन माय हम्बल ओपिनियन, जहां पे भी अपील आपकी पेंडिंग है 36(1)(ba) का इशू रेज्ड अप है, डिपार्टमेंट कैन नॉट टेक द इशू। असेसमेंट ईयर 21-22 से तो ये
एप्लीकेबल हो गया सर? भाई हाँ जी, अगर आपने टाइम से फाइल डिपॉजिट किया है तो ठीक है, टाइम के बाहर जाके आप डिपॉजिट करते हैं, जो रिलेवेंट ईएफ एक्ट या ईएसआई एक्ट बाहर जाके डिपॉजिट करते हैं, वो बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो बात बिल्कुल ठीक है सर। लेकिन ये प्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल होगा, ना कि रेट्रोस्पेक्टिवली, बिकॉज इट इज नॉट इन द नेचर ऑफ क्लैरिफिकेशन, बट इट इज इन द नेचर ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव, सॉरी, इट इज नॉट इन द नेचर ऑफ क्लैरिफिकेशन, बट इट मटीरियली ऑल्टर्स द सब्सटेंटिव और प्रिविलेज। सर हम आगे चलते हैं सर, ठीक है सर। सर अब एक्सप्लेनेशन 3C जो हमने बात करी, ये एमए एक्वा टेक्नोलॉजीज का केस था सर, उसमें ये कहा गया सर क्या होता है सर, हमने इंटरेस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया हुआ है सर, लोन, सॉरी लोन दिया है सर, इस पे इंटरेस्ट देते हैं सर। इंटरेस्ट कब पेबल होता है सर? 139 मंथ की ड्यू डेट तक हम अगर पे कर देते हैं तभी वो अलाउ होता है सर। सर हमने क्या किया, हमने एक रिस्ट्रक्चरिंग के लिए एप्लीकेशन लगाई सर, रिस्ट्रक्चरिंग के लिए एप्लीकेशन लगाई सर, उन्होंने क्या किया, इस इंटरेस्ट को लोन में कन्वर्ट कर दिया, FITL में कन्वर्ट कर दिया सर, या एक फर्दर मोरेटोरियम दे दिया सर, ठीक है सर। उन्होंने हमारा फंडेड इंटरेस्ट टर्म लोन बना दिया सर इस इंटरेस्ट का। तो जब फंडेड इंटरेस्ट टर्म लोन बना दिया हमारे यहाँ, तो इसका क्या करना है सर? क्या इस इंटरेस्ट की डिडक्शन मुझे मिलनी चाहिए सर? सर पहले ले लेती थी क्योंकि सर उसमें डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी होगी ना सर, नाउ आई हैव नो मोर लायबल टू पे, तो उसमें एक वो मेरे लोन प्रिंसिपल अमाउंट में जाके जुड़ गई सर, तो उसमें वो कहा गया कि हाँ जी इसको डिस्चार्ज माना जाएगा और आप जो बेनिफिट ले सकते हैं 43B का। तो उसको अमेंड करने के लिए एक्सप्लेनेशन 3B लाएगी, ठीक है सर। उसको लाएगी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इट इज क्लैरिफिकेटरी, इट एक्सप्लेन्स द सेक्शन and does not purport to add a new condition retrospectively, meaning thereby ये कंडीशन तो पहले से ही थी। क्यों सर? क्योंकि जो आपने इंटरेस्ट पे किया क्या डिस्चार्ज हो गया सर? कुछ कोर्ट ने कहा, कुछ ने कहा नहीं, मैंने कहा नहीं, नहीं हुआ, बस उसी को फॉलो करना है, ठीक है सर। तो हम एक बात समझ पाए सर, अगर एक्सप्लेनेशन क्लैरिफिकेटरी है तो उसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देंगे, बेनिफिशियल है। अभी सर रिसेंटली क्या हुआ सर, एक रिसेंट ट्राइब्यूनल का डिसीजन है सर 56/2/10 में 10% की सेफ हार्बर रूल है सर, ठीक है सर। पहले क्या होता सर 5% हुआ करता था, और सर कुछ टाइम पहले अगर देखें तो नील हुआ करता, ठीक है सर। वो बस 50,000 का एक मोटा मोटी डिफरेंस की बात रहा। तो क्या हुआ सर, या हमारे पास एक ऑप्शन दिया करता था कि हम डेवलपमेंट वैल्यूएशन डिपार्टमेंट वैल्यूएशन ऑफिसर के पास जाके वैल्यूएशन करा लें, तो हमारे पास ये दो चांस हुआ करते हैं सर। आप सेक्शन 56/2/10 क्या कहता है सर? 10%, और पुराने में 5%। तो डिपार्टमेंट के सामने सॉरी ऑनरेबल ट्राइब्यूनल के सामने ये मुद्दा था कि पुराने केसेस जो कि 5% वाले केसेस में कवर्ड होते हैं, क्या उनको 10% का बेनिफिट दिया जाना चाहिए? तो ट्राइब्यूनल ने कहा हाँ। ये सर उसी तरह है जैसे हम जहाँ कह रहे थे जहाँ 100% डिसअलाउंस होना था, अब 30% होना है, ठीक है सर। तो उन्होंने माना ये क्लैरिफिकेटरी या बेनिफिशियल प्रोविजन है, और बेनिफिशियल प्रोविजन का बेनिफिट रेट्रोस्पेक्टिवली दिया जाना चाहिए। तो ये बहुत सारी कॉम्प्लेक्सुअल सिचुएशन है सर जहाँ ये ऐसा किया जा रहा है। हो सकता है समझ सकता हूँ सर, सब थोड़ा सा बोर हो गए होंगे मेरे इससे। अब आगे चलते हैं सर, हम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं सर। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म सर, हम विवाद से विश्वास की बात कर रहे थे सर। विवाद से विश्वास स्कीम चल रही है सर, मतलब तो ऑल खत्म हो जाएगी 31 अक्टूबर को, लास्ट पेमेंट डेट भी चली जाएगी उसकी, ठीक है सर। 31 अक्टूबर इज द लास्ट डेट टू पे, एज फार एज आई रिमेम्बर, कि आपको 10% के साथ जो एडिशनल अमाउंट के साथ जो अमाउंट पे करना था वो 31 अक्टूबर तक आपको पे करना। सर विवाद से विश्वास स्कीम खत्म हो जाएगी सर, तो उसके बाद डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के कुछ इनबिल्ट मैकेनिज्म हमारे एक्ट में ही है सर। जो मैटर सेटलमेंट कमीशन के पास पेंडिंग थे वो तो इंटरिम बोर्ड के पास चले जाएंगे। पिछले सितंबर के महीने में सर इन्होंने विंडो ओपन भी करी थी सर, जो मैटर्स एलिजिबल थे 31 जनवरी को, उन मैटर्स को इंटरिम बोर्ड के पास ट्रांसफर करने के लिए। जो मैटर्स एलिजिबल थे और बट कुड नॉट बी फाइल्ड ऑन 31 जनवरी और बिफोर दैट डेट, दे आर एलिजिबल फॉर बीइंग ट्रांसफर्ड टू इंटरिम बोर्ड। नाउ सर अब सेटलमेंट कमीशन के अलावा ये जो नया मैकेनिज्म है, ये सर स्मॉल टैक्स पेयर्स और स्मॉल टैक्स प्रैक्टिशनर्स को काफी बेनिफिट देगा। कई सारे इश्यूज होते हैं सर
जो इस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म के थ्रू गवर्नमेंट सेटल करने का प्रयास करे। सर उन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म में क्या क्या है सर, कौन कौन से केसेस कवर होंगे सर? सर जिसमें जो केसेस में वेरिएशन 10 लाख से कम है, जो सर्च केस या सर्वे केस नहीं है सर, जहाँ इसमें फॉरेन इंफॉर्मेशन नहीं है सर, FTNTR होती है सर, फॉरेन रिपोर्ट, जहाँ से वो इंफॉर्मेशन कॉल करते हैं सर, वो फॉरेन इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करे बिना ही असेसमेंट हुआ है और वेरिएशन प्रपोज किया गया, आपके फॉरेन एसेट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो केसेस होता है, या आपकी टोटल इनकम सही और जो लिखा है एंड यस इसको रीड करिएगा, टोटल इनकम आपकी जो है 50 लाख से कम होनी चाहिए। ओनली इन दी सर्कमस्टांसेस आप इस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी का बेनिफिट ले सकते हैं। दो दिस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी अभी नोटिफाई नहीं हुई है, लेट्स हैव टू सी, वेट एंड वॉच कि ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म कैसे पिक्चर में लाती है गवर्नमेंट। नाउ सर अनदर इशू सर, सर आपको सबको पता होगा सर क्या अपील का प्रोसीजर है, उत्कर्ष जी भी आ गए सर। जी सर, उत्कर्ष जी ठीक चल रहा हूँ मैं सर, आपके बाद यस सर, परफेक्ट सर। जी सर। और तो नहीं कर दिया ज्यादा मैंने? नहीं सर, बिल्कुल नहीं नो सर। सर, नो सर, it is an interesting session sir. वेरी वेल क्राफ्टेड सर, वेरी वेल क्राफ्टेड। ठीक है, थैंक यू सर। Please sir, continue, please continue. सर सर अब अगला इशू है सर, सर हमारा एओ ने ऑर्डर पास किया सर, सर एओ ने ऑर्डर पास किया तो सर हम उसके बाद सीआईटी अपील के पास जाते हैं। सीआईटी अपील के पास हमने सर एक लीगल ग्राउंड्स भी लिए सर, और हमने सर कुछ फैक्चुअल ग्राउंड्स भी लिए सर, ठीक है सर। सीआईटी अपील ने ऑर्डर पास किया सर, ऑर्डर पास में जो लीगल ग्राउंड्स थे वो वैलिडेट कर दिए गए सर, मीनिंग देयर बाय उनको छोड़ दिया गया कि आपके लीगल ग्राउंड्स वैलिड नहीं है, आपने छोड़ दिए। फैक्चुअल ग्राउंड्स पे मुझे अल्टीमेट बेनिफिट जो दे दिया गया वो दे दिया गया। मैंने जब फैक्चुअल ग्राउंड्स पे मुझे अल्टीमेट बेनिफिट दे दिया गया तो व्हाई शुड आई एजिटेट एंड टेक द मैटर टू आईटीएटी, बट डिपार्टमेंट इज डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ने क्या कहा, चलो जी सिंस द अमाउंट वाज मोर देन मॉनेटरी सीलिंग लिमिट, कैसे सर मॉनेटरी सीलिंग लिमिट से अमाउंट इज मोर देन एकदम मॉनेटरी सीलिंग लिमिट, तो मॉनेटरी सीलिंग लिमिट से ऊपर था तो उन्होंने आईटीटी ले गए, ठीक है सर। टैक्स इफेक्ट जो था मॉनेटरी सीलिंग लिमिट से ऊपर होने के लिए आईटीटी ले गए, वहां उन्होंने ग्राउंड्स ऑफ अपील ली, मैंने कोई क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल नहीं, ध्यान रखिए सर, यहाँ लीगल जो इश्यूज थे वो मेरे अगेंस्ट डिसाइड हुए हैं, फैक्चुअल इश्यूज मेरे फेवर में हुए हैं, उसके अगेंस्ट तो डिपार्टमेंट चला गया, जो मेरे फेवर में है, जो मेरे अगेंस्ट हुआ है उसके अगेंस्ट ना तो मैंने फ्रेश अपील फाइल करी, क्यों नहीं करी सर, मेरे पास कुछ अल्टीमेट बेनिफिट आ गया, मैं क्या करूं जाके, दूसरा क्रॉस ऑब्जेक्शन भी फाइल नहीं किया मैंने, जो टाइम पीरियड मुझे प्रोवाइडेड था जब उन्होंने डिपार्टमेंट अपील फाइल करी मुझे उसका नोटिस दिया गया, उसके अगेंस्ट मैंने क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल नहीं किया सर। अब क्या करें सर, टाइम निकल गया सर, और मुझे डिपार्टमेंट आईटीएटी का व्यू जो लग रहा है वो मेरे फैक्चुअल के अगेंस्ट लग रहा है, तो नाउ आई वांट टू रेज ऑब्जेक्शंस कि भाई जो उन्होंने सीआईटी अपील ने लीगल इश्यूज मेरे अगेंस्ट डिसाइड किए थे, मैं उनको एजिटेट करना चाहता हूँ आईटीएटी के साथ, कैन आई एजिटेट दोज इश्यूज। टाइम निकल चुका है सर, प्रोसेस जिसमें जो टाइम लिमिट है 60 डेज का वो टाइम लिमिट जा चुका है, उस टाइम लिमिट में मैंने कोई क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल नहीं करा था, तो या तो मैं क्या करूं सर, कंडोनेशन ऑफ डिले के साथ क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल, कंडोनेशन ऑफ डिले डालूं सर, और फिर मैं कहूंगी सर क्रॉस ऑब्जेक्शन मेरे को अलाउ करा जाए, जो कि इन माय फेयर ओपिनियन ऑनरेबल आईटीएटी कहेगा कि सर, ऑनरेबल आईटीएटी कहेगा सर आपके पास कोई रीजन है ही नहीं, आप इतने दिनों से पार्टिसिपेट कर रहे थे तो आपको लगा नहीं कि आप क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल करें, अब अचानक से जब हमको लगा कि फैक्चुअल इश्यूज पे आप पीछे जा रहे हो तो आप क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल कर रहे हो, तो कंडोनेशन ऑफ डिले मेरी नजर में नहीं मिलेगा। लेकिन सर रूल 27 ऑफ द इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल, जो कि सर ऑर्डर 41 रूल 22 सीपीसी के मतलब पैरेलल चलता है, थोड़ा बहुत हम उसको कह सकते हैं, ऑर्डर 41 रूल 22 सीपीसी से जो प्रोविजन वहां लिखे हुए हैं वही प्रोविजन रूल 27 आईटीएटी रूल्स में भी लिखे हुए हैं। वहां क्या लिखा हुआ है सर, वहां ये लिखा हुआ है सर
कि द रिस्पोंडेंट it said the respondent, though he may not have appealed, may support the order appealed against on any of the ground decided against him. सर ये any of the ground decided against him. सर मैंने नीचे कुछ क्वेश्चंस फ्रेम कर रखे हैं, मैं अपनी स्क्रीन को नीचे ले चलता हूँ सर, और वहां हम डिसाइड करते हैं कि इसका क्या महत्व है। फर्स्ट हम सर दिल्ली हाई कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट की डिस्टेंस को एक बार जानने का प्रयास करेंगे। वो क्या कहते हैं सर? सर रूल 27 ये कहता है सर दैट a respondent may not have been appealed by the final order of the lower authority and therefore he has not filed an appeal against it. He is entitled to defend such an order before the appellate forum on all grounds, including the ground which has been held against him by the lower authority, though the final order is in its favor. ठीक है सर, सभी ग्राउंड्स पे हम उसको डिफेंड कर सकते हैं। We have the right to defend. ठीक है सर, right to defend. ठीक है सर, in the instant case the assessee was not an aggrieved party as he had succeeded before CIT appeal in the ultimate analysis, not having filed a cross objection even when the appeal was preferred by the revenue. It does not mean that an inference can be drawn that the respondent assessee has accepted the finding in the final order. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है सर। सर ये कहता है it does not mean that any inference can be drawn that the respondent has accepted the finding in part of the finding. ठीक है सर, जो उसके अगेंस्ट डिसाइड हो गई ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ये कहते हैं ऐसा नहीं माना जाएगा कि उसने एक्सेप्ट कर लिया, merely because he has not agitated it before the honorable ITAT either in the form of a appeal or a cross objection. Therefore, when the revenue files appeal before ITAT, the appellant was entitled under law to defend the same and support the order on any ground. सर अब इस any ground बार बार हम सोचिए any ground मतलब any ground. सर अब दो चीज ध्यान रखिए, whether grounds raised before CIT appeal would be covered or any other ground not raised before CIT appeal would be covered. सर ये हम नीचे देखेंगे कि how the courts have interpreted the meaning of the word any ground. बट अभी तक हमें सर ये क्लियर है कि हम रूल 27 का बेनिफिट लेते हुए हम अपने CIT अपील के ऑर्डर को ITAT में डिफेंड कर सकते हैं। सेम बात सर संजय साहनी वाले केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने कही और पीटर वाज के केस में ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने कही। दोनों में ये बात कही गई सर रूल 27 उनका बेनिफिट लेते हुए the respondent cannot be barred from advancing his arguments even though he has not filed cross objection. सर एक बात मैंने कई बात में रिपीट कर दी सर। अगली बात करते हैं सर वेदर। सर तीन इश्यूज थे सर, फैक्ट 1, फैक्ट 2, लीगल इशू 1, लीगल इशू 2। ठीक है सर, फैक्ट 1 मेरे फेवर में था सर, फैक्ट 2 मेरे अगेंस्ट में था सर, ये लीगल 1 और लीगल 2 भी मेरे अगेंस्ट। मैंने सर फैक्ट 2 बहुत छोटा सा अमाउंट था, या कंसिडरिंग माय एडवाइस ऑफ माय कंसल्टेंट मैंने कहा सर मैं उसको ITAT में नहीं ले जाना चाहता हूँ। ठीक है भाई, बात मुझे फैक्ट 1 जो मेजर इशू था उसको मुझे रिलीफ मिल गई है, इस F2 तो जो वो है वो एंसिलरी इशू है, इसको मैं हाई कोर्ट ITAT में ITAT में नहीं ले जाना चाहता हूँ। ठीक है, बट रेवेन्यू क्या है वो जो फैक्ट 1 के अगेंस्ट ITAT ले जाता है मैटर। तो क्या मैंने क्रॉस ऑब्जेक्शन भी फाइल नहीं करा सर? आई हैव नॉट फाइल्ड क्रॉस ऑब्जेक्शन। मैंने क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल नहीं किया, मैंने अपील भी फाइल नहीं करी उस फैक्ट 1 के अगेंस्ट। Can I be allowed to agitate and take the benefit of fact 2? कि भाई फैक्ट 2 के भाई मुझे को उसका बेनिफिट मिलना चाहिए कि जो मैं केस लॉ या मैं कोई फैक्चुअल एविडेंसेस प्रोड्यूस करूं जिसकी बेसिस पे मुझे फैक्ट 2 में भी जो मेरे अगेंस्ट डिसाइड हुआ है उसको भी आप रीहियर कर लीजिए। इन CIT वर्सेस जमुना दास VG शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड में बॉम्बे हाई कोर्ट कहा ना, उन्होंने कहा नहीं जी आप रूल 27 में डिफेंड तो कर सकते हो
जो आपके अगेंस्ट डिसाइड हुए हैं, लेकिन आपको बेनिफिट जो सीआईटी अपील ने दिया हुआ है, अगर हम डिसाइड करेंगे फेवर में, तो उससे ज्यादा नहीं। अल्टीमेटली अल्टीमेट बेनिफिट जो आपको सीआईटी अपील ने दिया हुआ है, उससे ज्यादा आपको नहीं मिल सकता। मीनिंग देयर बाई आप एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं क्लेम कर सकते, क्योंकि आपने अपील भी फाइल नहीं करी और क्रॉस ऑब्जेक्शन भी फाइल नहीं किया। ठीक है सर, क्या जुरिडिक्शनल इश्यूज भी 27 में रेस किए जा सकते हैं? मैंने कहा यस, बिल्कुल सर रेस करे जा सकते हैं। जैसे मैंने बात करी लीगल इश्यूज भी, ओनली फैक्ट इज जुरिडिक्शनल इशू भी रेस करे जा सकते हैं, ओनली रिक्वायरमेंट इज कि इट कवर्स विद इन द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड एनी ग्राउंड। ठीक है सर, इसमें वो कवर हो जाने चाहिए। व्हाट डज दिस एनी ग्राउंड मींस? Does not refer to the grounds raised in memorandum of appeal or additional ground before the tribunal। memorandum of appeal में किसने कहा सर? अभी तो डिपार्टमेंट है सर। और एडिशनल ग्राउंड्स कौन से? जो डिपार्टमेंट लेना चाहे, ठीक है, वो उससे संबंधित नहीं है, बट रेफर्स टू द ग्राउंड्स रेज्ड बिफोर सीआईटी अपील बाय द एसएससी एंड व्हिच हैज बीन डिसाइडेड अगेंस्ट। ये ग्राउंड्स का मतलब सिर्फ इतना है। द बेसिक कंडीशन इज, आप हो सकता है सर आईटीएटी में खुद भी सामने हो, अपील में हो, आपने क्रॉस ऑब्जेक्शन भी फाइल कर रखा हो और आपने एडिशनल ग्राउंड्स भी फाइल कर रखा हो, ठीक है, लेकिन फिर भी आपने कोई ऐसा इशू हो सकता है जो सीआईटी अपील ने आपके अगेंस्ट डिसाइड किया हो और आपने वो छोड़ दिया, ठीक है, या तो आप अपील में है, क्रॉस ऑब्जेक्शन में है, या आपने एडिशनल ग्राउंड लगाए हैं और आपसे कोई ऐसा ग्राउंड छूट गया जो आपके अगेंस्ट डिसाइड हुआ अपील में लेने में, मेमोरेंडम में ग्राउंड्स ऑफ अपील में लेने में, या क्रॉस ऑब्जेक्शन में, या एडिशनल ग्राउंड्स में, तो आप उस ग्राउंड पे डिफेंड तो कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपने वो ग्राउंड ऑफ अपील अपने फॉर्म 35 में ग्राउंड ऑफ अपील में लिया होना चाहिए। अगर आपने फॉर्म 35 में ग्राउंड ऑफ अपील में लिया होगा, तभी उस पे सीआईटी अपील कुछ अपनी फाइंडिंग्स रिकॉर्ड करेंगे या डायरेक्शन देंगे, और अगर वहां पे भी रिकॉर्ड नहीं हुआ तो आप इस रूल 27 का बेनिफिट नहीं ले सकते। बात क्लियर होगी सर? सर आप अभी क्यों बता रहे हैं सर? इसलिए बता रहे हैं सर, ये अभी रिसेंटली भी आया है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो सिमिलर प्रोविजन है वो उसमें भी यही बात कही थी। उसमें ये बात कही कि एनी रिस्पोंडेंट दो ही मे नॉट हैव अपील्ड may not only support the decree but also state that the finding against him in the below court in respect of any issue ought to have been easy। वो ये भी कह सकते हैं कि ये इशू जो लोअर अथॉरिटी ने मेरे अगेंस्ट डिसाइड किया है, ये मेरे फेवर में होना चाहिए, ठीक है। ये बस इसमें इतना फर्क है, और इसमें रूल 41 रूल 20 ऑर्डर 41 रूल 22 में सर जो मैंने एजिटेट नहीं करा मैटर, वो भी मैं एजिटेट कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन हमारे रूल 27 में कहा गया नहीं जी, आप एजिटेट नहीं कर सकते, आप सिर्फ डिफेंड कर सकते हो। अल्टीमेट बेनिफिट इतना होना चाहिए जो आपको सीआईटी अपील से बेनिफिट मिला है, उससे ज्यादा का बेनिफिट आप उससे ड्रॉ, क्योंकि आप जब ना तो अपील फाइल करी, क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल नहीं किया, तो आपका जो पर्पस है सिर्फ इतना है, जो सीआईटी अपील का ऑर्डर है, either it is valid on this ground or it is valid on the other ground। You cannot come and suppose that cannot claim more benefit what has been given to you। ठीक है सर, तो उत्कर्ष जी, अमित सर, मेरा तो आज का मेरे ख्याल से डिलीवरेशन यहीं तक था सर, मेरी तैयारी सर इतनी है। सर बहुत वंडरफुल, दैट वाज वेरी वंडरफुल। अमित सर, क्वेश्चंस टेक अप करने हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Utkarsh ji. So, some question you would be asking, Utkarsh सर ji? मैं बिगिन कर लेता हूँ। एक मिनट सर, बस ये स्क्रीन कैसे स्टॉप करते हैं? Sir, Vaibhav sir, request you to stop the screen, sir. सर कैसे करेंगे सर? मेरे को थोड़ा सा हो गया ना सर सर? हो गया सर, हो गया सर, हो गया। Yes, sir. थैंक यू वैभव सर, थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल सेशन, एंड बहुत क्रिस्प तरीके से क्राफ्टेड था, एवरीथिंग वाज परफेक्टली क्राफ्टेड विद एग्जांपल्स एंड विद केस लॉज, सारी चीज परफेक्ट थी। सर कुछ क्वेश्चंस हैं, क्या हम लोग अभी टेकअप कर सकते हैं? हम मुझसे पूछ रहे हैं सर? यस सर। हाँ बिल्कुल ले सकते हैं सर। सर एक क्वेश्चन ये है कि आईटीएटी क्या सेकंड व्यू ले सकता है जो उसने ऑर्डर पास करा अंडर सेक्शन 254? सर रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स का पावर नहीं, सेकंड व्यू नहीं ले सकता।
सर कुछ दिल्ली हाई कोर्ट की और वो डिसीजन है, बट दे आर स्पेसिफिक टू फैक्ट्स. कुछ मटेरियल, एडिशनल मटेरियल आया जो उनकी नजर से छूट गया, दैट इज पॉसिबल. बट रिव्यू ऑन द सेम फैक्ट्स, आई डोंट थिंक सो इट इज पॉसिबल, बिकॉज 254 में ओनली रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक्स की पावर है, रिव्यू की पावर नहीं. रिव्यू की पावर नहीं है. ओके सर, ओके सर. आप बाकी तो आप भी हैं जानेंगे, अविनाश सर भी हैं, सब वही बताएंगे थोड़ा. जी सर, जी सर. सर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे क्या हाई कोर्ट जा सकते हैं क्या? सर अगर ध्यान से सुनाओ, मैंने कहा ना सर, एसक्यूएल होना बहुत जरूरी है. जी. पावर, अगर हम कंप्यूटर से भी देखें, एसक्यूएल की लैंग्वेज के बिना प्रोग्राम नहीं लिखा जाता, ऐसी हाई कोर्ट में बिना एसक्यूएल के कोई ऑर्डर नहीं हो सकता, कोई बात नहीं हो सकती. फॉर्मुलेशन ऑफ एसक्यूएल सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इज इंपॉर्टेंट. तो आपने जैसे बताया कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है, फैक्ट है, तो इन माय हम्बल व्यू इट कैन बी. अब हाई कोर्ट नहीं जा सकते. नहीं जा सकते. अब सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स क्या है सर? अब ये देखने वाली बात है सर. क्वासी जुडिशियल भी हो सकता है, सॉरी टू से, फैक्ट मिक्स्ड भी हो सकता है, फैक्ट भी हो सकता है, लॉ भी हो सकता है. राइट. अगर वो इशू है तो आप जा सकते हैं. अगर आप ये साबित कर सकें जो आपका फैक्ट है उसमें एप्रिसिएशन ऑफ लॉ इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, तो आप जा सकते हैं. लेकिन अगर आप कहें कि एप्रिसिएशन ऑफ लॉ इज नॉट देयर और आप सिर्फ ओनली ऑन फैक्ट्स जाना चाहते हैं, तो दैट इज नॉट. एंड सर एक लास्ट क्वेश्चन है कि सर अगर केस एओ के पास रिमांड बैक किया जाता है विद अ स्पेसिफिक डायरेक्शन की इस पर्टिकुलर पॉइंट को देखना है, तो क्या कोई और चीज को भी टेक अप कर सकता है इन लाइट ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन या कुछ? नहीं सर, कैसे करेगा सर? उसके बाद इतना टाइम है सर? आई डोंट थिंक सो उसके बाद इतना टाइम है सर, और उसको करना, क्योंकि सर उसके पास स्पेसिफिक इशू डायरेक्शन है ना सर, वो Yes, sir. अपने डायरेक्शन को कैसे पार करता है, और ना ही करेगा वो. अगर उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है तो ही वुड हैव द ड्यूरेशन कि या तो 154 में कुछ अगर पावर्स है तो वहां इस्तेमाल करे अगर इनफ ऐसी है, या अगर 147 की है तो वहां इस्तेमाल करे, है ना सर? और 154 भी नहीं बचती सर, क्योंकि सिंस इट इज द ऑर्डर ऑफ आईटीआईटी और हाई कोर्ट, सो डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर लग गई है सर. 154 भी खत्म हो गई उसके हाथ से कायदे में. Okay. तो ओनली 147 ही बचता है सर, और 147 का टाइम पीरियड बचा है तो. Okay, sir. Okay, sir. So this was all. This was all from my side. Yeah. Amit sir, if Thank you, Utkarsh ji. Yeah. Yeah, Utkarsh ji, thank you. Avinash ji, do you have any questions, sir? Avinash, No, do sir. you any? Yeah. The deliberation was so beautiful done by the sir that there is no scope of any query, I guess. हाँ सर, समझ गया सर. ये दो Yeah, सिचुएशन sir. होती है. Yes, sir. Absolutely, sir. I think the session was so interesting. I think it was like crisply deliberated, so that no question like, but we may take few questions as such. 1 minute. Sir, not related. I think can a CIT grant a stay of demand? Sir, CIT administration or CIT appeal? CIT administration have the powers to grant stay of demand. CIT appeal do have the inherent jurisdiction by virtue of section 250 section 6 and certain provisions of section 251. Various high courts have opined that appellate authority administrative have equivalent right as appellate. They can grant stay. CIT appellate also can grant. Okay, sir. Then, sir, it's from Vivad Vishwas scheme. What is Form 3 and what, Form 5 under Vivad Vishwas scheme? Do you Sir, want to when- highlight on that? Yes, sir. Form 1 and Form 2 we filed. After that, Form 1 and 2, the CIT, which is the designated authority under the Vishwas Act, issues a form that he is also willing to accept our offer, which we have made in Form 1 and 2. So that is Form 3. So after that, we deposit the tax and withdraw our appeal if it is pending before any appellate authority, or if it is pending before arbitration tribunal in case of international taxation matters, High Court or Supreme Court. We withdraw our appeal and submit Form 4 with the proof of withdrawal of appeal and deposit of tax. So after that, the designated authority issues Form 5, which is ultimately settlement of the disputes, pursuant to which the appeal would be pending appeals would stand disposed, and the appeal effect order, the effect orders of that can be given by the designated assessment officer.
so that penalty may not be initiated, or if it is in the nascent stage, the proceedings may be dropped, or the demand outstanding should have been reduced. So pursuant to Form 5. So then, what is a disputed income in case of like Vivad scheme? A question is what is a disputed income? This Yeah. would take the matter to the academic bench, because Vivasya Vishwas Act, the time limit has already been passed. So I request such questions be not given, because 30th September was the last date to file Form 1 and 2. Alright, sir. Mhm. So if you want me to take academically, I can refer disputed means, what does disputed tax mean, what is disputed income. So Sir, would you like? Yes, sir. Would you like me to Yes, tell sir. everything? Not much. Like if you want to give, it's fine. Otherwise, not. If it's not within your purview, then yeah. If you want to, yeah. Disputed income is simply, sir, what we have taken in the grounds before the honorable. Suppose the matter is pending before CITFB. So the grounds we have taken before CITFB, that amount would be disputed. So if the matter is before ITAT, the grounds which we have taken, the income would be disputed. Simply. Okay, sir. Thank you. Then, sir, some giving, complimenting, like from WIRC Mumbai, Mr. Mumai Jayesh Hirachand is complimenting good initiative like we have done. Thank you. Then one request has come from Nitin Furia from WIRC Mumbai to share the PPT. So I think, yeah, sir, can we? Sir, If PPT yeah. was not there, Word was there. So Word file I can share. Okay. Sure, sir. So we will be sharing that one. And then very good presentation. Yeah. So few more. Sir, out of a general question I want to ask, sir, if we have filed, e-filed our return, Yes. and suppose we have not got the intimation, what can we do? Like 143(1) or any intimation we have not received. It is still on process, and we have a suppose refund amount. Then what we can do? We have to yeah. wait. We have to wait till 1 year. Like how many times, how much time we should be waiting? Like what would be a ideal time? Because it's been some cases like 6 months to like 9 months. The refund is pending. So what action, what we can do as a taxpayer? First, 1 year from the end of the assessment year means return has been filed is the normal time for completion of 143(1). So, meaning thereby, if you have filed return for assessment year 2021, so the last date would be 31st March 2022. So, if by that date no intimation is received by your good self, then you have the right to approach the appropriate CIT or High Court for grant of refund, contending that the acknowledgement of your return has been culminated into 143(1) deemed summary assessment, whereby refund can be only granted by the High Court or the CIT. So 1 year you have to wait from the end of the assessment year, concerned assessment year. And recently the CBDT has taken an initiative where refunds were due and the same could not be processed due to some technical issues with the CPC. So these items were repicked and have been refunds have been reissued, extending the limitation provided under section 143(1) proviso, which says 1 year time period for framing. So that time period has been extended, exercising its right under section 190. So past years returns are being considered, and in most of the cases refund have been issued and discharged. Yes. So thank you, sir. Thank you. Over to Utkarsh ji, sir, for further proceedings. Yeah. Thank you, Amit sir. Thank you, Vaibhav sir, for handling all the queries so beautifully and in a disciplined, well-crafted manner. I would now like to request C. Avinash Teja sir, Secretary Bilaspur Branch of CIRC of ICI, to give the vote of thanks to our session speaker, C. Vaibhav Goel sir. Over to you, Avinash sir. Thank you, Utkarsh ji. A very warm and cherished afternoon to our most valued and honorable speaker, CA Vaibhav Goel sir.
both the past chairman of Bilaspur branch, further CA Amit Agarwal ji, secretary of a research committee and moderator of today's session, Utkarsh Singhal ji, and everyone present today. It is my privilege to propose a vote of thanks and acknowledge the contributions of those who have worked hard to make this VCM a youth success. I, CA Avinash Tuteja, Secretary Bilaspur branch, on behalf of Bilaspur branch of CARC of ICI, first of all would like to express sincere thanks to our eminent speaker, CA Vaibhav Goyal sir, who spared valuable time from his busiest schedule and graced the occasion. Today we had the opportunity to hear his thoughts, and it has enlightened our minds and shown us a new path. I'm also grateful to Utkarsh Singhal ji for his efforts towards today's anchoring. I would be failing in my duties if I don't thank Research Committee of ICI, who posed trust on us and gave us the opportunity to host this event. Last but not the least, I would like to thank our audience, as their sheer presence made this program a huge success. Thank you everyone. Thank you, Avinash sir. Thank you so much. Amit sir. Hello. Hello. Yes, Amit, sir. I think. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So just to thank the Bilaspur branch for hosting this VCM, I would like to once again thank Bilaspur branch and our today's eminent faculty, Vaibhav Goyal ji from the research committee side. We would like to thank you, sir, for keeping it. Yes. Thank you. So here we can conclude. Okay. Thank you, sir.